कौन कौन से हमारे पास जो है वो फेज़ 1 रिएक्शन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमने बात की थी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन में हमने डिफरेंट कंपाउंड के ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया था कि एरोमेटिक रिंग की ऑक्सीडेशन किस तरह होगी, और हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं सेकंड हमारे पास ऑक्सीडेशन जो है वो एरोमेटिक रिंग के साथ साथ हमारे पास कौन सी और फिर अगर हम बात करेंगे तो हमने आगे डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ द बेंजाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, इसके अलावा हमने ओलेफिन्स के ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया था। फिर हमने बात की थी ऑक्सीडेशन ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम, जिसमें हमने कार्बन नाइट्रोजन सिस्टम की बात की थी। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन का डिस्कस कर लिया था, किस तरह से वो डी अमाइनेट हो रहा है, किस तरह से डी अल्काइलेट हो रहा है और क्या इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूएंट की एडिशन का। फिर हमने कार्बन सल्फर सिस्टम की बात कर ली थी, कार्बन ऑक्सीजन सिस्टम की बात कर ली थी, और कार्बन ऑक्सीजन में सिर्फ हमने जो है वो क्या कहते हैं ओ डी अल्काइलेशन देखी थी, वहाँ पे डी अमाइनेशन नहीं हो सकती, ना ऑक्साइड फॉर्मेशन हो सकती है। और फिर हमने बात की थी सल्फर की, जिसमें हमने डी सल्फरेशन, एस डी अल्काइलेशन और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एस ऑक्सीडेशन, जिसमें हमने सल्फोन और सल्फोक्साइड फॉर्म करते हुए देख लिया था। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जब ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन में हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर सपोज हमारे पास दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, एक हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बेसिकली हमारे पास जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेसिकली वो क्या करता है, वो जो है वो हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो बेसिकली हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, ये जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स है, पहले हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ लें क्योंकि हम ऑक्सीडेशन पढ़े हैं। ऑक्सीडेशन इज द गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, इन तीनों को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें एक जनरल रूल पता है कि प्राइमरी ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो हमारे पास एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड की हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को कोई भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर हम जो है वो एक्ट करवाएंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यहाँ पे एग्जांपल क्या दी हुई है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जांपल्स में हमारे पास ये जो है वो तीन एग्जांपल्स है। ये पीसीसी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये हमारे पास एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डेस मार्टिन पेरियोडिनेन डीएमपी, ये हमारे पास एक क्या कहते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमारे पास स्विन ऑक्सीडेशन में जो इस्तेमाल होता है ऑक्सिलाइल क्लोराइड हो गया, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड हो गया, NET3 हो गया, ये सब हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जितने भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, हाइड्रोजन रिमूव होता है और हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान क्या बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, देखें यहाँ वाला हाइड्रोजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एंड यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड H क्या कहलाता है, एल्डिहाइड कहलाता है। सही है, तो ये जो हमारे पास पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, डेस मार्टिन पाइरिडीनियन है, स्वेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें बस NET3 कहते हैं, ये सब क्या है वीक ऑक्सीडेंट है। और वीक ऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है वो प्राइमरी अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराएंगे और फिर एल्डिहाइड आगे जाके क्या किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, मतलब ये स्टेप वाइज कन्वर्जन करवाएंगे। लेकिन अगर हम इसी प्राइमरी अल्कोहल को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एक्ट करवा देते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैपेबिलिटी होती है कि वो डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करवा देते हैं। कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन क्रोमेट जो होता है बेसिकली वो हमारे पास क्या करता है, वो जो है वो या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें या पोटेशियम क्रोमेट लेने, तो ये डायरेक्टली हमारे पास इस प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करवा देता है। सही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाइल द वीक ऑक्सीडेंट कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू द एल्डिहाइड्स। सही, क्योंकि उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना विरिगुअसली ऑक्सीडाइज करें हमारे कंपाउंड को, कितने जल्दी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करें। वीक ऑक्सीडेंट नाम से ज़्यादा अगर वीक होगा तो स्लोली ऑक्सीडाइज करवाएगा, प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो पहले प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करवा देते हैं। और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो हमें जनरल रूल पता है बचपन से कि सेकेंडरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा, चाहे हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उससे एक्ट करवाएं या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करवाएं। हमने यहाँ पे क्या डिस्क्रिमिनेशन की, हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की कि प्राइमरी अल्कोहल को जब हम वीक से करवाएंगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग से करवाएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे हमने प्राइमरी अल्कोहल की बात की, अब हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें कि सेकेंडरी
अल्कोहल में चाहे हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करें या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करें, वो दोनों ही सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में जो है वो कन्वर्ट करवाएंगे हमारे पास। और हमें पता है कि टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते क्योंकि उनमें कोई फ्री जो है वो पोजीशन नहीं होती। टर्शरी अल्कोहल क्या होगा, जिसमें तीनों तरफ अब कार्बन से जो है वो घिरा हुआ होगा। यहाँ पे 2 कार्बन होंगे, 1 2, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है 1 कार्बन है, सही है। तो ये वाली बात है, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, चाहे आप जितना भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, ये वाली बात है। आगे हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको डिस्कस कर लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद अब हम अपने जो है वो क्या कहते हैं उस पर आएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद हम आएंगे रिडक्शन के ऊपर। ये जो हमारे पास पीछे चार्ट्स दिए हुए हैं, हम पीछे जो है वो पढ़ ही चुके हैं कि हमारे पास डी अल्काइलेशन क्या होती है, डी सल्फरेशन क्या होती है, हाइड्रोक्सिलेशन में कौन कौन से रिएक्शंस आते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं। एरोमेटिक की हाइड्रोक्सिलेशन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगी और कौन कौन सी ड्रग्स इस वाली कैटेगरी में लाई करेंगी। एलिफेटिक की हाइड्रोक्सिलेशन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेंगी। और इसके अलावा एन ऑक्सीडेशन होगी, नाइट्रोजन के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन होगी तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हमने बात की ना, सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी जो पहले बनेगा सल्फोन, फिर बनेगा सल्फोक्साइड, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एपॉक्सीडेशन होगी। एपॉक्सीडेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे ओलेफिन्स मौजूद होंगे तो आपके पास एपॉक्साइड फॉर्म होगा। डीअमाइनेशन हम पढ़ चुके हैं, कंपाउंड में से अमाइन ग्रुप निकल जाएगा। अल्कोहल ऑक्सीडेशन और एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं कि अगर अल्कोहल को हम पीछे पढ़ के आए ना, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, अल्कोहल को अगर हम प्राइमरी अल्कोहल है, ये जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, इसको अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करवाएंगे तो वो पहले क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, और एल्डिहाइड की जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, सारे के सारे रिएक्शंस की एक समरी है। आप इसको अच्छी तरह से आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करके इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, सही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वही वाली सारी बातें की जा रही हैं, सही है। उसके बाद हम अपने बात करेंगे अब रिडक्शन की। अब रिडक्शन कौन कौन से ग्रुप्स की होती है, कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि रिडक्शन की रिएक्शन में जा सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन इज अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, इसे हम रिडक्शन कहते हैं। अब वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हमारे पास अल्कोहल एल्डिहाइड और फिर कीटोन में कन्वर्ट हो रहा था, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा था। अब हम यहाँ पे कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएं क्योंकि कीटोन ऑक्सीडाइज फॉर्म है किसकी, सेकेंडरी अल्कोहल की। जब हम कीटोन को रिड्यूस करवाएंगे उसमें हाइड्रोजन करवाएंगे, हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो कीटोन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन की रिडक्शन, अगर किसी ड्रग में कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो वो ड्रग किस फेज 1 रिएक्शन के किस हिस्से में जाएगी, वो जाएगी रिडक्शन रिएक्शन में। और रिडक्शन रिएक्शन में जाने के बाद क्या होगा, ये जो कीटोन पार्ट है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इस कीटोन पार्ट में हाइड्रोजन को ऐड करवा देगा। इस कार्बोनाइल पार्ट में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो यहाँ से एक बॉन्ड जो है वो रुक जाएगा क्योंकि अब कार्बन जो है वो एक वैलेंसी को हाइड्रोजन के पास यूटिलाइज कर देगा। तो कीटोन की जब हम रिडक्शन करवाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में जो कीटोन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास कोई ड्रग में नाइट्रो ग्रुप है, अगर नाइट्रो ग्रुप की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसमें नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन की जगह 2 ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो नाइट्रो ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन में, सही है, ये अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी कंपाउंड में एजो ग्रुप मौजूद है, एजो का मतलब कि हमारे पास 2 नाइट्रोजन हमारे पास अगर किसी ड्रग में मौजूद है डबल बॉन्ड के साथ, सही है। लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो अगर हम ऐसे कंपाउंड भी, ऐसी ड्रग्स भी जिसमें नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोसो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है या नाइट्रो ग्रुप है, तो वो सारी ड्रग्स या एजो ग्रुप है, वो सब ड्रग्स किस में जाएंगी, रिडक्शन में जाएंगी फेज 1 में, सही है। अब जैसे किसी ड्रग में अगर आप बात करेंगे फिनाइल हाइड्राजीन की, या हाइड्राजीन जो एक ड्रग होती है, हाइड्रेलाजीन ड्रग होती है, तो उसमें ये एजो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। अब जब वो ड्रग मेटाबॉलिज्म में जाएगी तो उसमें जो एजो ग्रुप होगा जब वो रिडक्शन करेगा, रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगा, सही है। 2 बॉन्ड का मतलब ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले और ये वाले नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इन 2 डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो जब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे तो ये 2 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था तो ये 2 नाइट्रोजन ले लेगा, और ये वाला नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था तो ये 2 हाइड्रोजन ले लेगा, और इसके दरमियान जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इस वाले नाइट्रोजन ने अपने 2 हाइड्रोजन लिए तो ये प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो गया, दूसरे वाले नाइट्रोजन ने अपने 2 हाइड्रोजन ले लिए तो ये प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि जब हम एजो ग्रुप की रिडक्शन करवाएंगे
तो हमारे पास 2 प्राइमरी अमाइन हमारी प्रोडक्ट में मिलेंगे, और जब हम नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन मिलेगा, और जब हम कीटोन ग्रुप की रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। सही है। तो अगर कोई भी ड्रग जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, अगर कोई भी ड्रग जिसमें हमारे पास नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, अगर कोई भी ड्रग जिसके अंदर हमारे पास एजो ग्रुप मौजूद है, जब हम उसकी रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगी वो हमारे पास रिडक्शन की रिएक्शन में जाके कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। सही है। और अगर एल्डिहाइड होगा यहाँ पे तो एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। नाइट्रो ग्रुप है तो वो प्राइमरी अमाइन बनाएगा। एजो ग्रुप है तो वो 2 प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपाउंड जो एजो ग्रुप है वो ब्रेक हो जाएगा और उसके नतीजे में जो प्राइमरी अमाउंट्स हमारे पास मिलेंगे। और अगर किसी ड्रग में नाइट्रोसो ग्रुप है, नाइट्रोसो का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एरोमेटिक रिंग है। सही है। या फिर हमारे पास सिंपली कोई आर है और उसके साथ लगा हुआ है एक नाइट्रोजन। सही है। और नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है O के साथ। सही है। ये कहलाता है नाइट्रोसो ग्रुप। अब इस नाइट्रोसो ग्रुप की अगर रिडक्शन होगी, सही, रिडक्शन का मतलब क्या है, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा। सही है। तो अब ये नाइट्रोसो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RN। सही है। RN में कन्वर्ट हो जाएगा H। सही है। और OH ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सही। यहाँ पे आके एक H यहाँ ऐड होगा और एक H हाइड्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RNHOH। यानी कि R यहाँ पे एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है या कोई भी एलिफेटिक जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास कंपाउंड हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। बेसिकली ऐसी ड्रग जिसमें नाइट्रोसो ग्रुप मौजूद है, यानी कि N के और OA के दरमियान, N और O के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, तो जब वो रिडक्शन की तरफ जाती हैं तो वो हाइड्रोक्सिल अमाइन बना लेती हैं। ये रहा हाइड्रोक्सिल और ये रहा अमाइन। सही है। चाहे वो एराइल के साथ अटैच हो वो नाइट्रोसो ग्रुप, तो एराइल हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा, और जगह एलिफेटिक के साथ अटैच हो तो वो एलिफेटिक हाइड्रोक्सी अमाइन बनाएगा। सही है। और जब ये और जब आगे जाके फिर क्या होता है, फिर आगे जाके ये जो हमारे पास क्या कहते हैं, ये वाला जो ग्रुप होता है इसमें से क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है वो ये OH ग्रुप फिर आगे जाके यहाँ से रिमूव हो जाता है, और फिर ये ड्रग जो है वो फाइनली अमाइन में कन्वर्ट हो जाती है, इस वाली फॉर्म में जो है वो आ जाती है। अगर हम इसकी फर्दर रिडक्शन करवाएंगे, इसमें और हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे, तो ये जो OH ग्रुप होगा ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और RNH2 हमारे पास हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा, जिसकी वजह से पहले क्या बना, नाइट्रोसो की जब हमने रिडक्शन करवाई तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमाइन बना। हाइड्रोक्सिल अमाइन की जब हमने रिडक्शन करवाई तो उससे हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास 5 ग्रुप्स को हमने डिस्कस किया रिडक्शन में। कोई भी ऐसी ड्रग हो जिसमें कीटोन हो तो जब वो किस में जाएगी, फेज 1 रिएक्शन के रिडक्शन में जाएगी। जब उसकी रिडक्शन होगी तो वो सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म कर लेगी। और कोई भी ड्रग जिसमें नाइट्रो ग्रुप होगा, जब वो रिडक्शन रिएक्शन में जाएगी तो वो प्राइमरी अमाइन फॉर्म करेगी, नाइट्रो ग्रुप NO2, N है और इसके साथ 2 ऑक्सीजन लगे हुए डबल बॉन्ड के साथ। सही है। नाइट्रो ग्रुप ये है। और जब कोई भी हमारे पास कंपाउंड जिसके अंदर एजो ग्रुप मौजूद होगा, जैसे हमने हाइड्रेलेजीन की बात की, फिनाइल हाइड्रोजीन की बात की, तो उसमें क्या है, हाइड्रोजोन है एसिड, उसमें क्या है, उसमें हमारे पास 2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ कंपाउंड के बीच में मौजूद है। तो जब ऐसी ड्रग रिडक्शन में जाएगी तो वो 2 अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी अमाइंस में, और जिसके पास हमारे पास नाइट्रोसो ग्रुप होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, तो वो पहले रिड्यूस होने के बाद हाइड्रोक्सिल अमाइन बनाएगी। हाइड्रोक्सिल अमाइन के बाद जब वो फर्दर रिड्यूस होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी प्राइमरी अमाइन में। और अगर कोई हमारे पास एल्डिहाइड होगा तो वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। सही है। तो ये यहाँ पे हमने रिडक्शन को डिस्कस कर लिया। रिडक्शन के बाद हमारे पास क्या कहते हैं, जो आगे हमारे पास आता है वो कौन सा रिएक्शन आता है, सही है, रिडक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है एसिटोफिनोन की। अब ये हमारे पास एसिडोफिनोन ड्रग है। अब सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर को देखा, इसके पास क्या है, इसके पास जो है वो हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। सही है। अब बेंजीन रिंग जब ये, अब मैं बोलूँगी इसकी अगर आप फेज 1 मेटाबॉलिज्म को प्रेडिक्ट करके बताएं, तो इसमें हमारे पास आप पहले ही देखेंगे यहाँ पे कीटोन ग्रुप मौजूद है तो यहाँ पे रिडक्शन होगी, और इसके साथ साथ ये एरोमेटिक रिंग मौजूद है इसके पास। सही है। तो अब क्या होगा, अब ये एरोमेटिक रिंग के पास जो एरोमेटिक रिंग है ये, और इसका जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ है ये R कंसीडर होगा। सबसे पहले आप R से एरोमेटिक वाला रूल लगाएंगे। एरोमेटिक वाला रूल क्या था कि जो R सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसकी पैरा पोजीशन पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी पैरा पोजीशन क्या होगी, ये होगी। सही है। 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। सही है। अब अगर मैं इस एरोमेटिक रिंग की ऑक्सीडेशन करवाऊँ तो ये स्ट्रक्चर यूँ हो जाएगा। सही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, एसिडोफिनोन यूं ही रहेगा। सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूं हो जाएगा ये। सही है।
ये बन गया एरीन ऑक्साइड। और फिर हमने क्या बताया, जब एरीन ऑक्साइड होता है तो वो बहुत अनस्टेबल होता है, तो एरीन ऑक्साइड किस में कन्वर्ट कर हो जाता है, बेसिकली एरीनियोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वापस से इसका डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा पैरा पे, सॉरी फोर्थ पोजीशन पे ऐड होगा, थर्ड पोजीशन पे ऐड नहीं होगा, मैंने थर्ड पोजीशन पे शो कर दिया है, ये ऐड होगा फोर्थ पोजीशन पे। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, सही है। और वापस से हमारे पास ये एसिडोफिनोन, ये हमारे पास हमने सिर्फ एरोमेटिक रिंग के एक्सपेक्ट से मेटाबॉलिज्म दिखा दी। अब हम कीटोन के रिस्पेक्ट से मेटाबॉलिज्म दिखाएंगे। कीटोन में हमने क्या बात की, जब कीटोन पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी तो कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन कन्वर्ट होगा सेकेंडरी अल्कोहल में। तो यही एरोमेटिक रिंग हमने लिखी है यहाँ पे, सही है, सही है, ये हमने बना दिया OH, सही है। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास, क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल में जो है वो ये कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो गया, सही है। तो ये इस तरह से हमें मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट दिखानी है। कीटोन जो है वो रिड्यूस हो गया सेकेंडरी अल्कोहल में, इसने COH बना लिया और इस वाले C के साथ दो जो है वो कार्बन अटैच है ऑलरेडी, सही है। तो ये वाला क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, हमने इसके जरिए रिस्पेक्ट से बताई मेटाबॉलिज्म, जो हम पीछे पर क्या आ चुके हैं, ये जाएगी ऑक्सीडेशन में और ये जाएगा रिडक्शन में, सही है। हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है वो दिखा दी। अब आप आगे मूव करेंगे, कीटोन की डिस्कस कर ली, रिडक्शन। अब नाइट्रो ग्रुप को देखें। अब किसी ड्रग में नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, फॉर एग्जांपल नाइट्राजिपाम, और नाइट्राजिपाम क्या होती है, सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंजियोलाइटिक ड्रग होती है। अब नाइट्राजिपाम में सबसे पहले आपने क्या देखा, ये नाइट्रो ग्रुप मौजूद है। अब नाइट्रो ग्रुप मैंने बताया था कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन होने के बाद अमाइन ग्रुप में। तो देखें यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइन ग्रुप में हो गया, 2 ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन आ गए, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपको ड्रग में फंक्शनल ग्रुप पहचान के आपको पता लगाने के कौन सा रिएक्शन कहाँ फिट होगा, सही है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इस वाले ग्रुप को देखें तो ये वाला जो हमारे पास ग्रुप है ये क्या है, ये देखें यहाँ पे कीटोन आ रहा है, ये कीटोन नहीं है, कीटोन भी आ रहा है और ये क्या आ रहा है, ये पूरा हमारे पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, सही है। इसके अलावा ये अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा यहाँ देखिए आपके पास ये सिंगल कार्बन, ये किसी और कार्बन सिंगल कार्बन से अटैच हुआ है और ये डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन से अटैच हुआ है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एलाइलिक कार्बन नहीं है। एलाइलिक कार्बन क्या था, कार्बन अटैच टू अनदर कार्बन दैट इज अटैच टू डबल बॉन्ड विद अनदर कार्बन। यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पे एलाइलिक वाला रूल नहीं लगेगा। और यहाँ पे पूरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास अमाइन में। हम नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सही है। अब आगे हमारे पास रिडक्शन में हमने क्या पढ़ी, अगर किसी कंपाउंड में एजो ग्रुप होगा, ये देखें ये एजो ग्रुप है तो वो 2 प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे प्रोंटेसॉल। प्रोंटेसॉल डाई में अगर आप देखेंगे तो आपके पास प्रोंटेसॉल डाई में जो जो क्या कहते हैं, प्रोंटेसॉल डाई में आपके पास जो है वो 2 एरोमेटिक रिंग्स होते हैं, सही है। उनके दरमियान यूं करके जो है वो डायज़ा ग्रुप लगा हुआ होता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इन ये जो 2 हमारे पास नाइट्रोजन लगे हुए होंगे, जब आप यहाँ की इसकी मेटाबॉलिज्म दिखाएंगे तो यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और इस वाले हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और कंपाउंड को ब्रेक कर देंगे। जो इस वाले नाइट्रोजन के साथ जो पार्ट लगा होगा उसको उसके साथ जोड़ देंगे और इस वाले नाइट्रोजन के साथ जो पार्ट लगा होगा उसको उसके साथ जोड़ देंगे। तो इस तरह से आप मेटाबॉलिज्म दिखाएंगे प्रोंटेसॉल की। उसके बाद आपके पास किसी भी ड्रग के अंदर अगर नाइट्रो ग्रुप मौजूद है तो मैंने पहले ही बताया पीछे नाइट्राजिपाम में नाइट्रो ग्रुप था तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, हमने ऑक्सीडेशन पढ़ ली, हमने रिडक्शन पढ़ ली, अब हम हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस इज द एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इनटू द कंपाउंड एंड द ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो का मतलब वाटर और लिसिस का मतलब किसी भी चीज का टूट जाना। अब वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन की तरफ जाते हैं, ऐसी ड्रग जिसमें ईस्टर मौजूद होगा वो हाइड्रोलिसिस की तरफ जाएगी और ऐसी ड्रग जिसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो हाइड्रोलिसिस की तरफ जाएगी। जैसे कि अगर हमारे पास ईस्टर्स को देखें तो हमने बात की थी ईस्टर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अल्कोहल। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, फॉर सपोज ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हमने अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर नेगेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, बिल्कुल इस तरह से अल्कोहल का
जो हमारे पास क्या कहते हैं ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ये क्या करेगा, ये जो है वो बेसिकली हमारे पास अपने हाइड्रोजन को लूज कर देगा। सही है, हाइड्रोजन को लूज करने के बाद क्या होगा, जो ओ एच आइन होता है ये नेगेटिव होता है, सॉरी इसमें हाइड्रोजन तो पॉजिटिव होता है लेकिन ये जो पूरा ओ एच आइन होता है ये नेगेटिव होता है। अब क्या होगा, जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है वो लूज करेगा और ये किसके पास चलेगा, इस OH के पास जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा R, ये वाला R इस कार्बोक्सिलेट आयन के पास आएगा और क्या बना लेगा, ईस्टर बना लेगा। यानी कि ईस्टर इज अ प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अल्कोहल। जब हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो ईस्टर बनेगा, और जब हम ईस्टर की ब्रेक डाउन करवाएंगे वापस से इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास ये वाला वापस से ईस्टर वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बना लेगा। सही है, बिल्कुल इसी तरह से अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। अमाइड में यहाँ पे क्या होगा, अमाइड में यहाँ पे R की जगह होगा NH, जो है वो यहाँ पे NH जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास मौजूद होगा। सही है, यहाँ पे ये ऑलरेडी ईस्टर ग्रुप दिया हुआ है। अमाइड जो होता है वो क्या होता है RCOONH2, ये हमारे पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। अमाइड फंक्शनल ग्रुप किस तरह से बनता है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अमाइड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम अमाइड की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा, अमाइड की हाइड्रोलिसिस करवाने की वजह से वापस से अगर आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉप करके यहाँ पे वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे RC≡ONH2, ये हमारे पास अमाइड होता है। अब वापस से आप इस अमाइड में वाटर ऐड करवा रहे हैं तो क्या होगा, OH वाला पार्ट जो है वो यहाँ चले जाएगा और सॉरी OH वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली हमारे पास ये ड्रग जो है वापस से कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और प्राइमरी अमाइन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे ईस्टर की तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाने का, और जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे अमाइड की तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल मिला है, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी अमाइन मिल रहा है। बस आपको ये वाली बात यहाँ पे याद रखनी है। सही है, जैसे कि हमारे पास एक ड्रग आई एस्प्रिन। सही, ये हमारे पास क्या है, एस्प्रिन है। अगर आप एस्प्रिन को देखें तो एस्प्रिन में क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। सही है, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ईस्टर ग्रुप है, CO। सही है, ये हमारे पास ईस्टर ग्रुप है। ईस्टर ग्रुप क्या है हमारे पास, CO≡OCH3। सही है, क्या हो गया, RC≡OR, ये क्या हो गया हमारे पास, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब जब कोई भी हमारे पास क्या कहते हैं ड्रग जिसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, अगर मैं उसमें वाटर जो है वो ऐड करवाऊंगा तो वाटर क्या करेगा, वाटर उस कंपाउंड में ऐड हो जाएगा। ऐड होने की वजह से क्या होगा, वाटर जब इस कंपाउंड में ऐड होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एसिटाइल ग्रुप है। एसिटाइल ग्रुप क्या करेगा, एसिटाइल ग्रुप जो है ना, बेसिकली एसिटाइल ग्रुप का जो कार्बन होगा बेसिकली वो क्या करेगा, इसका OH ग्रुप यहाँ पे आके रिप्लेस हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हमारे पास हाइड्रोलिसिस होने की वजह से क्या होगा, हमें एक एसिटिक एसिड मिलेगा और एसिटिक एसिड मिलने के साथ साथ हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो सैलिसिलिक एसिड जो है वो हमें वापस से मिल जाएगा। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड था, जब हमने उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई तो एसिटिक एसिड अलग हो गया और हमारे पास सैलिसिलिक एसिड जो है वो इसमें से अलग हो गया। तो ये एडिशन ऑफ वाटर एंड ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड की वजह से जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन होता है कि एस्प्रिन थी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड थी। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड में से एसिटाइल पार्ट अलग हो गया, लेकिन एसिटाइल पार्ट जब अलग हुआ तो उसने वाटर से OH ग्रुप ले लिया, उसने क्या बनाया, उसने एसिटिक एसिड बना लिया, और जो ये O बचा था उसने वाटर से क्या ले लिया, H ग्रुप ले लिया, तो उसने क्या बना लिया, उसने वापस से सैलिसिलिक एसिड बना लिया। चलिए सैलिसिलिक एसिड बन गया और वापस से हमें क्या मिल गया, एसिटिक एसिड मिल गया। तो बस ये हमने इस तरह से हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस को जो है वो डिस्कस कर लिया। सही है, तो यही वाली बात है कि हमारे पास जो फेज 1 रिएक्शन होती है उसमें या तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं हाइड्रोलिसिस आता है, रिडक्शन आता है, और जो है वो क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन आती है। ऑक्सीडेशन में हमने एरोमेटिक रिंग की ऑक्सीडेशन पढ़ी, इसके साथ हमने कौन सी रिंग की, हमने ओलिफेनिक ऑक्सीडेशन पढ़ी, हमने जो है वो क्या कहते हैं बेंजाइलिक, एलाइलिक,
एक की ऑक्सीडेशन पढ़ी हमने जो है वो क्या कहते हैं, फिर कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग सिस्टम की ऑक्सीडेशन पढ़ी, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन कंटेनिंग सिस्टम की ऑक्सीडेशन पढ़ी और कार्बन सल्फर कंटेनिंग की सिस्टम की ऑक्सीडेशन पढ़ी। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, फिर हम आ गए थे रिडक्शन के ऊपर। रिडक्शन में हमने कीटोन पढ़ा, एल्डिहाइड पढ़ा, नाइट्रो पढ़ा, नाइट्रोसो पढ़ा, एजो पढ़ा, सही है। और ऑक्सीडेशन में हमने अल्कोहल की भी, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन को देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, सही है। और फिर अब हम आ गए थे हाइड्रोलिसिस पे। हाइड्रोलिसिस में हमने ईस्टर की हाइड्रोलिसिस पढ़ी, जिसमें हमने किसमें पढ़ा, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को देखा। जब एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड की हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास जो वाटर का OH होता है वो किसके पास चले जाता है, वो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप के पास चले जाता है और वो एसिटिक एसिड बना लेता है। और जो वाटर का H होता है वो जो बाकी O बचता है उसके साथ ऐड होकर सैलिसाइलिक एसिड बना लेता है, सही है। और बिल्कुल इसी तरह से जब यानी कि ईस्टर जब ब्रेक डाउन होगी ईस्टर की, वाटर की एडिशन होने की वजह से, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बना लेगा। और जब हमारे पास अमाइड ड्रग्स की ब्रेकडाउन होगी तो वो प्राइमरी अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सही है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे फेज 2 रिएक्शन की। फेज 2 रिएक्शंस जो होते हैं बेसिकली मेटाबॉलिज्म में, वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिन्हें हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहते हैं। जब अब डिपेंड करता है उस ड्रग के ऊपर कि वो किस तरह का मेटाबॉलिज्म रखती है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास डायरेक्टली फेज 1 रिएक्शन में नहीं जाती, वो डायरेक्टली फेज 2 रिएक्शन में हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स के साथ कॉन्जुगेट करके पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट होती हैं और एलिमिनेट हो जाती हैं। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो फेज 1 रिएक्शन में जाती है। अब फेज 1 रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, या तो वो मेटाबोलाइज होने के बाद फेज 1 रिएक्शन में एंजाइमेटिक कन्वर्जन होने के बाद उनका जो मेटाबोलाइट बने वो ज़्यादा एक्टिव हो प्रीवियस कंपाउंड से, सही है। जिन्हें हम कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि जब मेटाबोलाइज होती हैं तो उनकी एक्टिविटी जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है, सही है। और कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जब वो मेटाबोलाइज होंगी तो वो इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती हैं, सही है। लेकिन दोनों को ही फिर फेज 2 में जाना पड़ता है, दोनों ही फिर फेज 2 में जाती हैं, कॉन्जुगेट होती हैं और एलिमिनेट हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ ये बात बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी ड्रग होती है जो फेज 2 में नहीं जा फेज 1 में नहीं जाती, वो डायरेक्टली फेज 2 में चले जाती हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, फेज 1 में जाने के बाद जब वो मेटाबोलाइज होती है, जो उनका ड्रग मेटाबोलाइट होता है उसकी एक्टिविटी मॉडिफाइड हो जाती है, एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जो कि डायरेक्टली इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं देती, लेकिन वो दोनों ही फिर फेज 2 में जाके कॉन्जुगेट होकर एलिमिनेट हो जाती हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास फेज 1 फेज 2 में भी नहीं जाती, डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाती हैं, सही है। और जो भी हमारे पास ड्रग होगी, चाहे वो फेज 1 की तरफ जाए फेज 2 की तरफ जाए, वो लिपोफिलिक से किस में कन्वर्ट हो रही है, हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो रही है। और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों ऐसा हो रहा है, सही है। तो यहाँ पे ये बताना था। अब हम बात करेंगे, अब हम जो अपना सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फेज 2 मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस। अब हमने फेज 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में क्या पढ़ा, एक ड्रग ऑक्सीडाइज भी हो सकती है, हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है और रिड्यूस भी हो सकती है। अब जब कोई भी ड्रग ऑक्सीडाइज होती है तो हमने बात की थी ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे पास कुछ ऐसी स्टेट फॉर्म हो रही थी या कुछ ऐसी स्टेट फॉर्म हो रही थी, कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो रही थी ड्रग हमारी, या वो एपॉक्साइड बना रही थी। भाई हमने ओलेफिन्स में डिस्कस किया एरोमेटिक के स्ट्रक्चर को, देखा कि वो एपॉक्साइड स्ट्रक्चर बना रही थी, सही है। एक ऑक्सीजन 2 कार्बन के साथ अटैच हुआ था, सही है। और हमने फिर देखा क्या कहते हैं, जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप भी आए थे। जो ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे पास फेज 1 रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम के ऊपर कंसिस्ट करें, इलेक्ट्रोफाइल्स हो जिनके अंदर, तो वो क्या करती हैं, वो फेज 2 में जाके ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट कर देती हैं, सही है। फेज 2 में किसके साथ कॉन्जुगेट करेंगी, ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट करेंगी। और ऐसी ड्रग जो कि फेज 1 रिएक्शन में जाने के बाद हाइड्रोलिसिस हो, जिनकी रिडक्शन हो, हाइड्रोलिसिस में हमने देखा कि हमारे पास क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन रहा था, सही है। इसके अलावा से हमने रिडक्शन में देखा हमारे पास क्या बन रहा था, प्राइमरी अमाइन बन रहा था, सही है। तो ये वाली बात हमने की। तो ऐसी ड्रग जो कि हमारे पास न्यूक्लियो फेज 1 रिएक्शन में जाने के बाद न्यूक्लियोफिलिक सिस्टम अपने अंदर लेके आ जाएंगी, तो वो किन किन रिएक्शन जाएंगी फेज 2 में, या तो वो सल्फेशन में जाएंगी, या तो वो एसिटाइलेशन में जाएंगी, या तो वो ग्लूकोयोनाइडेशन में जाएंगी। मतलब सिर्फ कहने की बात ये है कि ऐसी ड्रग जिनके अंदर फेज 1 रिएक्शन में जो है वो क्या कहते हैं, मेटाबोलाइज होने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम आ जाए, एपॉक्साइड आ जाए, एरीन ऑक्साइड आ जाए, कार्बोनाइल ग्रुप्स आ जाए, तो वो फेज 2 रिएक्शन में किसके साथ जाके कॉन्जुगेट करेंगी, ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट करेंगी और हाइड्रोफिलिक कंपाउंड में कन्वर्ट होंगी। और ऐसी हमारे पास ड्रग्स जो कि हमारे पास फेज 1 रिएक्शन में जाने के बाद जिनके स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, थायोल ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, तो ये सब क्या है, ये सब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी रखते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं,
सही है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो किन किन रिएक्शन में जाएंगी, फेज 2 की सल्फेशन में जाएंगी, या तो एसिटाइलेशन में जाएंगे, या तो ग्लूकोरोनेशन में जाएंगे। तो ये वाली बात हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे फेज 2 रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह से हमने फेज 1 रिएक्शन में डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस होती है डिपेंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप जो उस ड्रग में मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से जब एक ड्रग फेज 1 रिएक्शन से गुजर के फेज 2 रिएक्शन में जाती है और उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो एड अप होते हैं, तो उस फंक्शनल ग्रुप के मुताबिक बॉडी में डिफरेंट एंडोजीनियस जो है वो कंपाउंड होते हैं, डिफरेंट स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वो कौन कौन से स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं? ग्लूकोयूरोनिक एसिड एक पोलर मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, सल्फेट एक पोलर मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जिसमें हमारे पास ग्लाइसिन और ग्लूटामेट होता है, ग्लूटाथायोन होता है, वाटर इटसेल्फ पोलर मॉलिक्यूल होता है, एसिटाइल, मिथाइल, ये सब हमारे पास बॉडी के अंदर क्या है, एंडोजीनियस मॉलिक्यूल हैं। और जब मैंने शुरू में स्टार्टिंग में लेक्चर डिस्कस किया था तो मैंने ये कहा था कि कॉन्जुगेशन रिएक्शन में हमारी ड्रग के साथ ये पोलर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, कोवेलेंटली बाइंड हो जाते हैं और उस पोलर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को इंक्रीज कर देते हैं। और पोलर मॉलिक्यूल के जब स्ट्रक्चर इंक्रीज हो जाता है तो एक तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती वापस से, और उसको पोलर बना देते हैं तो वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। और हमने बात की थी ये पोलर मॉलिक्यूल डायरेक्टली एड अप नहीं होते, ये पोलर मॉलिक्यूल डायरेक्टली स्ट्रक्चर में ऐड नहीं होते, कि ऐसा नहीं होता कि ड्रग फेज 1 रिएक्शन से क्रॉस हुई, फेज 2 रिएक्शन में आई या डायरेक्टली फेज 2 रिएक्शन में आई तो ये ड्रग मॉलिक्यूल ऐसे पड़े हुए, ये पोलर मॉलिक्यूल ऐसे पड़े हुए थे, उनके साथ ड्रग ने कॉन्जुगेट कर लिया। ऐसा नहीं होता। ये जो हमारे पास एंडोजीनियस पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इनका कोई कैरियर होता है, और इन कैरियर में ये जो हमारे पास स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे पास लगे हुए होते हैं, और हमारे पास हमारी बॉडी में कुछ कॉन्जुगेशन एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांसफरेज कहते हैं। ये ट्रांसफरेज क्या करते हैं, उस कैरियर से इस ग्रुप को अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ड्रग जो है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर कैरियर से पर्टिकुलर ग्रुप को उठाकर उस ड्रग में कॉन्जुगेट करवा दें। यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे कैरियर की जरूरत होगी। कैरियर जो है वो स्पेसिफिक होगा, किस ग्रुप को, स्पेसिफिक ग्रुप को जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास कैरी करने के लिए, और एंजाइम क्या होगा, स्पेसिफिक होगा उस ग्रुप के लिए जो उस ग्रुप को ट्रांसफर करवाएगा उस कैरियर से ड्रग में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ड्रग है, सही है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, सही है। और अब ये ड्रग जो है वो क्या है, अब ये ड्रग जो जा रही है फेज 2 मेटाबॉलिज्म में जा रही है, सही है। अभी अगर आप आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास ऐसी ड्रग जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो कौन सी कॉन्जुगेशन रिएक्शन में जाती हैं, वो ग्लूकोयूरोनिक कॉन्जुगेशन में जाती हैं। अब वो जो ग्लूकोयूरोनिक एसिड जो कॉन्जुगेट करेगा हमारी ड्रग के साथ, वो ऐसी जो है वो सिस्टम में पड़ा हुआ नहीं होता, वो किसके साथ कंबाइन होता है, अपने कैरियर के साथ होता है। कैरियर कौन सा होता है उसका, UDP ग्लूकोयूरोनिक एसिड से। ये जो UDP है ये इस ग्लूकोयूरोनिक एसिड का कैरियर है। अब क्या होगा, कैरियर जो है वो क्या करेगा, कैरियर इसको कैरी किया हुआ है। अब इस ग्लूकोयूरोनिक एसिड को क्या करना है, इस कैरियर से जान छुड़ा के इस ड्रग के फंक्शन के साथ कॉन्जुगेट करना है। तो ये प्रोसेस ऐसे नहीं हो सकता, इस प्रोसेस में हमारे पास एक एंजाइम जो है वो चाहिए होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल, ये किसी के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, तो उन पोलर मॉलिक्यूल्स को उन कैरियर के साथ डिटैच होके हमारी ड्रग के साथ लगना होता है। तो उनको जो डिटैच करवाएगा उनके लिए एंजाइम कौन सा होता है, ट्रांसफरेज होता है, सही है। ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, इस कैरियर से इस ग्लूकोयूरोनिक एसिड को हटाकर इस ड्रग के ग्रुप के पास जो है वो ट्रांसफर करवा देता है। और जब जैसे ही ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड इस ड्रग के ग्रुप के साथ ट्रांसफर हो जाता है तो बेसिकली क्या बन जाता है, DO ग्लू। इस तरह से हम इसको शो करते हैं कि अब ग्लूकोयूरोनिक एसिड जो है वो इस ड्रग के जो फंक्शनल ग्रुप था उसका पार्ट बन गया, कॉन्जुगेट हो गया, और जैसे ही ये कॉन्जुगेट होता है तो ड्रग का साइज बढ़ जाता है क्योंकि ग्लूकोयूरोनिक एसिड का साइज बहुत बड़ा होता है। और जैसे ही ग्लूकोयूरोनिक एसिड से अटैच होता है तो वो ड्रग पोलर हो जाती है, और पोलर होने की वजह से वो ड्रग एक्सक्रीट हो जाती है। तो मैं यही बात बताने की जरूरत है कि ये जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं ये हमारे पास अलोन प्रेजेंट नहीं होते, इनका कोई कैरियर होता है, उनका कोई एंजाइम होता है जो इनको इनके कैरियर से हटाकर ड्रग के मॉलिक्यूल में ऐड करवाता है। और ये एंजाइम भी स्पेसिफिक होता है, ये ग्रुप्स भी स्पेसिफिक होते हैं, उनका कैरियर भी स्पेसिफिक होता है, और ये जो कॉन्जुगेशन होती है ये भी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पे स्पेसिफिक होती है। अब हम ये बात करेंगे वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो ग्लूकोरोनेडेशन कॉन्जुगेशन में जाएंगे, वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो सल्फेट कॉन्जुगेशन में जाएंगे, वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो बाकी सारी कॉन्जुगेशन करेंगे। फॉर सपोज हमारे पास एक ड्रग है पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड,
सही है। पैरा माइनो सैलिसाइलिक एसिड का मतलब क्या है कि उसकी सैलिसाइलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है, बेंजीन रिंग, और उसके ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, सही है, और हमारे पास इनके पैरा पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, सही है। अब देखिए आप इस ड्रग के पास क्या है, ये NH2 भी मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मौजूद है, और हमारे पास OH ग्रुप भी मौजूद है। अब कोई ऐसी ड्रग जिसमें हमारे पास OH ग्रुप मौजूद हो या NH2 ग्रुप मौजूद हो, तो वो ड्रग जो है वो हमारे पास ग्लूकोयोनाइडेशन में जा सकती है। मतलब हर ड्रग की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्पेसिफिक ग्लूकोयोनाइडेशन, स्पेसिफिक कॉन्जुगेशन रिएक्शन में और स्पेसिफिक ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट कर सकता है। अगर आप देखें OH ग्रुप को, तो OH ग्रुप किसके साथ कॉन्जुगेट करेगा, ग्लूकोयोनाइड के साथ कॉन्जुगेट करेगा, इसलिए हम उस रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, ग्लूकोयोनाइडेशन कह रहे हैं। और OH ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि वो सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट कर सकते हैं, इसमें हम क्या कहेंगे, O सल्फेशन, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल मौजूद है, ऑक्सीजन, तो जिसके साथ कॉन्जुगेशन हो रही है उसका नाम लिखते हैं, और कौन कॉन्जुगेट कर रहा है उसका नाम लिखते हैं। तो O के साथ कॉन्जुगेशन होगी सल्फेट ग्रुप की, तो हम O सल्फेशन कह रहे हैं। O के साथ कॉन्जुगेट होगी इस ग्लूकोयोनिक एसिड की, तो O ग्लूकोनाइडेशन होगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप भी ग्लूकोयोनाइडेशन में जाएगा। अब यहाँ पे N है तो हम क्या शो करेंगे, N ग्लूकोयोनाइडेशन, और नाइट्रोजन ग्रुप की एसिटाइलेशन भी हो सकती है, यहाँ पे एसिटाइल कॉन्जुगेशन में भी जा सकता है। इस तरह से बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसाइल ग्लूकोयोनाइडेशन में जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन हटेगा, ये जो है वो एसाइल ग्रुप बनेगा, एसाइल ग्लूकोयोनाइडेशन हो जाएगी, और ग्लाइसिन या अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे हो सकती है। यानी कि हर एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप स्पेसिफिक कॉन्जुगेशन में जा सकता है, ये उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह से हमने फेज 1 रिएक्शन में डिस्कस किया था कि एरोमेटिक रिंग होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, कीटोन होगा तो उसकी रिडक्शन होगी, बिल्कुल इसी तरह से जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होगा वो स्पेसिफिक ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट करेगा। और यहाँ पर अब वो दी हुई है कि हमारे पास अगर किसी ड्रग में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, अगर किसी ड्रग में थायोल ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, या हमारे पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, तो वो किसी साथ कॉन्जुगेट करेगा, ग्लूकोयोनिक के साथ कॉन्जुगेट करेगा, और क्या देगा, ग्लूकोयूरेनाइड बना लेगा। इसी तरह से हमारे पास किसी ड्रग में OH ग्रुप मौजूद होगा तो वो सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट करेगा और वो सल्फेट बना लेगा। सही, अब आप देखें कि OH यहाँ पे भी मौजूद है, OH यहाँ पे भी मौजूद है। अब किस सूरत में OH ग्लूकोयूरेनाइड के साथ कॉन्जुगेट करेगा और किस सूरत में OH सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट करेगा, उसकी कुछ कंडीशन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से किसी ड्रग में अमाइन फंक्शन ग्रुप मौजूद होंगे। सही, यहाँ पे क्या है, CONH है। अगर किसी ड्रग में अमाइड फंक्शनल ग्रुप होगा और किसी ड्रग में हमारे पास अमाइन फंक्शनल ग्रुप होगा, और कोई ड्रग जो सल्फर ड्रग है या अमाइनो एसिड कंटेनिंग ड्रग है, तो वो एसिटाइल के साथ कॉन्जुगेट करेगी और एसिटाइल डेरिवेटिव्स बनाएगी। यहाँ पे सिर्फ CONH है, सही है, यानी कि नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खाली है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास पूरा फंक्शनल अमाइड है। सही है, अगर किसी ड्रग में CONH होगा तो वो सॉरी फॉर कनेक्शन लॉस, हमारा कनेक्शन जो है वो ड्रॉप हो गया था। अब हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो स्पेसिफिक ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट करेंगे। अगर किसी ड्रग में OH ग्रुप मौजूद होगा, SH ग्रुप मौजूद होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा, ये सारी लिस्ट दी हुई है कि ये सारे ग्रुप्स जिन जिन पर्टिकुलर ड्रग्स में मौजूद होंगे वो पर्टिकुलर जो हमारे पास ग्रुप होगा वो उसके साथ उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ कॉन्जुगेट करेगा। ये सारे ग्रुप्स इस मॉलिक्यूल के साथ कॉन्जुगेट करेंगे और ग्लूकोयोनाइड बना देंगे। ये वाला जो अगर किसी ड्रग में सिर्फ OH मौजूद है तो वो ग्लूकोयोनाइडेशन में भी जा सकता है और सल्फेशन में भी जा सकता है और वो सल्फेट बना लेगा। अगर किसी ड्रग में अमाइन कंटेनिंग ग्रुप्स हैं, जैसे सल्फोनामाइड है, सल्फर ड्रग्स हैं, इसके अलावा जिसके अंदर अमाइड ग्रुप मौजूद है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे CONH है, एक नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली है, यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी फुल है, CONH2 है यहाँ पे मौजूद। अमाइड, अमाइन, अमाइनो एसिड जो होते हैं, सल्फर ड्रग जिसमें सल्फोनामाइड फंक्शन ग्रुप होता है, वो सब एसिटाइल के साथ कॉन्जुगेट करके एसिटाइल डेरिवेटिव्स देते हैं। इस तरह से किसी ड्रग के अंदर अगर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एपोक्साइड जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, एपोक्साइड ग्रुप है, एरिन ऑक्साइड है, सही है, इसके अलावा नाइट्रेट ग्रुप है, हेलोजन कंटेनिंग ग्रुप्स हैं जैसे हेलो ग्रुप्स हैं, सल्फेट मौजूद है, सल्फेट भी ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट करेगा और वो ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन देंगे। और जितने भी हमारे पास क्या कहते हैं ड्रग्स फेज 2 में जाएंगी, कॉन्जुगेट करेंगी, कॉन्जुगेट करने की वजह से क्या होगा,
हमारे पास वो ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जब लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वो वाटर सॉल्युबल ज़्यादा होगी, और जब वाटर सॉल्युबल ज़्यादा होगी तो वो एक्सक्रीट हो जाएगी और वो रीएब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये बात हमने यहाँ पे आके डिस्कस कर ली, सही है। और फेज़ 2 रिएक्शन ही एक ट्रू रिएक्शन है जो कि कंपाउंड को डिटॉक्सिफाई कर देता है। फेज़ 1 रिएक्शन ट्रूली कंपाउंड को मतलब फेज़ 1 रिएक्शन जो होता है उसमें हमने बात की थी मेटाबॉलिज्म के बाद जब फेज़ 1 रिएक्शन हो जाता है तो उसमें कुछ ड्रग्स जो है वो रिएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें कंप्लीट ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती। लेकिन जब वो रिएक्टिव कंपाउंड फेज़ 2 में जाएगा तो फेज़ 2 में जाने के बाद जब वो कॉन्जुगेट करेगा तो वो कंपाउंड इनएक्टिव हो जाएगा, और फेज़ 2 रिएक्शन में जाने के बाद वो फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो फेज़ 2 रिएक्शन को हम ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि जो ड्रग फेज़ 1 में जाने के बाद रिएक्टिव हो जाती हैं वो फेज़ 2 में आने के बाद अब कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाती हैं और एक्सक्रीट हो जाती हैं। और फेज़ 2 रिएक्शन मोस्टली साइटोसोल के अंदर होता है, लिवर के बेसिकली हेपेटोसाइट्स के साइटोसोल के अंदर होता है, और जनरली इसमें क्या होता है वाटर सॉल्युबल ड्रग्स मिलती हैं और इजीली जो है एक्सक्रीट हो जाती है। और इसमें कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ग्लूकोयोनेट के साथ कॉन्जुगेशन जिसमें सल्फर कॉन्जुगेशन कहलाती है, सल्फेशन होती है, मिथाइलेशन हो जाती है, एसिटाइलेशन हो जाती है। तो ये सब के ये सब कॉन्जुगेशन रिएक्शंस के रिएक्शंस हैं, सही है। और ये हमारे पास लिस्ट ऑफ द जो है वो ग्रुप से कि कौन सा ग्रुप किस कैरियर किस मॉलिक्यूल के साथ जो है वो कॉन्जुगेट करेगा और कौन सा उसका ट्रांसफरेज होगा। जैसे कि अगर किसी ड्रग में OH ग्रुप मौजूद है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, अमाइन ग्रुप मौजूद है, इसके अलावा NR2 ग्रुप मौजूद है, मतलब सेकेंडरी अमाइन ग्रुप मौजूद है, थायोल ग्रुप मौजूद है, या सिर्फ CH ग्रुप मौजूद है, तो ये सारे ग्रुप्स जो है वो ग्लूकोयोनेट के साथ कॉन्जुगेट करेंगे। और ग्लूकोयोनाइड जो है वो अकेला प्रेजेंट नहीं होता, उसका जो ट्रांसफ़र होता है जो उस कैरियर से उसके पास इन ड्रग्स के ग्रुप के पास ट्रांसफर करा होता है, हम कहते हैं UDP ग्लूकोयोनेसाइल ट्रांसफरेज। अब हम आगे पीछे कर चुके हैं बहस कि ऐसा क्यों है, कि ट्रांसफरेज की ज़रूरत क्यों है और ट्रांसफरेज करता क्या है। सल्फेट हमने बात की, किसी भी ड्रग में अगर अल्कोहल ग्रुप मौजूद होगा या हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा या हमारे पास NH2 ग्रुप मौजूद होगा तो वो सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट करेगा, और उसका जो हमारे पास ट्रांसफरेज होगा वो कौन होगा, सल्फो ट्रांसफरेज। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई ड्रग जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है तो वो हमारे पास ग्लूकोयोनेट के साथ कॉन्जुगेट भी कर सकता है, और अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन भी हो सकती है। ग्लाइसिन और ग्लूटामेट 2 अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो उनके साथ भी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कॉन्जुगेट कर सकता है और बॉडी से एक्सक्रीट हो सकता है। उनके जो ट्रांसफरेज होंगे वो कौन होंगे, ग्लाइसिन और ग्लूटामेट एंड एसाइल ट्रांसफरेज, सही है। इसी तरह से किसी ड्रग में इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, कार्बोकेटाइंस हैं, एपोक्साइड है, एरीन ऑक्साइड है, हेलाइड ग्रुप मौजूद है। ये X यहाँ पे हेलाइड को शो कर रहा है, हेटेरो एटम को शो नहीं कर रहा है, ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। हम पीछे X पढ़ते हुए आ रहे थे कि वो हेटेरो एटम है, यहाँ पे हेलाइड को ये शो कर रहा है, सही है। इसके अलावा क्या कहते हैं, हमारे पास वो ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट करेगी, और उसको ग्लूटाथायोन को जो ट्रांसफर कराने वाला वो क्या होगा, ग्लूटाथायोन S ट्रांसफरेज। बिल्कुल इसी तरह से ऐसी ड्रग जिसमें OH ग्रुप मौजूद है, NH2 मौजूद है, वो एसिटाइल के साथ कॉन्जुगेट करेगा, और कैरियर कौन होगा, ट्रांसफरेज कौन होगा, एसिटाइल ट्रांसफरेज। और ऐसी ड्रग्स जिनमें हेटेरो एटम मौजूद है, नाइट्रोजन थायोल ग्रुप मौजूद, सल्फर ग्रुप मौजूद है, अमाइन मौजूद है, OH मौजूद है, तो वो मिथाइल के साथ कॉन्जुगेट करेगा और मिथाइल ट्रांसफरेज बना लेगा। अब देखिए आपके पास एक फंक्शन ग्रुप मल्टीपल ड्रग के साथ कॉन्जुगेट कर रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा कैरियर उस वक्त अवेलेबल है और कौन से ग्रुप्स बॉडी के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद है, कंपटीशन होता है। अगर हमारे पास बॉडी के अंदर कोई ऐसी ड्रग गई जिसके पास जो है वो OH ग्रुप मौजूद है, आप देखें OH ग्रुप के पास चार पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो वो ग्लूकोयोनेट के साथ कॉन्जुगेट करेगा, सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट करेगा, एसिटाइल के साथ कॉन्जुगेट करेगा और मिथाइल के साथ कॉन्जुगेट करेगा। ये चार उसके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, सही है। एक तो ड्रग की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो किसके साथ कॉन्जुगेट कर सकती है, और एक तो बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बॉडी में ग्लूकोयोनेट इतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन में मौजूद नहीं होगा, या अगर हमारे पास ड्रग जो है वो कम कंसनट्रेशन में आएगी, लो सबस्ट्रेट होगा ड्रग का, तो वो ग्लूकोयोनेट के बजाय सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट कर लेगी। और अगर ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएगी, सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो हमारे पास वो ड्रग किसके साथ जाके कॉन्जुगेट करेगी, ग्लूकोयोनेट के साथ कॉन्जुगेट करेगी। ऑल्सो अगर सल्फेट प्रेजेंट होगा तब
भी वो सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट नहीं करेंगी, वो ग्लूकुरोनाइड के साथ कॉन्जुगेट कर जाएगी। ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सही है, ये हमने बात कर ली। और अगर हमारे पास सल्फेट भी नहीं होगा, ग्लूकुरोनाइड भी नहीं होगा, तो हमारे पास एसिटाइल और मिथाइल मिलके फिर इसकी ड्रग के साथ OH के साथ कॉन्जुगेट करेंगे। और अगर एसिटाइल भी नहीं होगा तो फिर वो मिथाइल कॉन्जुगेशन में जाएगी। और अगर मिथाइल भी नहीं होगा तो फिर वो ड्रग एक्यूमुलेट करना शुरू कर जाएगी और ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है और ग्रुप्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ग्रुप्स मौजूद भी हैं या नहीं। सही है, सही है। अब देखिए हमारे पास ये सारे कैरियर्स हैं जिनमें वो ग्रुप्स जो है वो मौजूद होते हैं, और ये कैरियर्स से फिर हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास इन कैरियर से उस पार्टिकुलर ग्रुप को उठाकर ड्रग के पास ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोयूरोनाइड का जो हमारे पास कैरियर होता है वो कौन होता है, UDP ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ये पूरा क्या है, ये पूरा UDP ग्लूकोयूरोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब देखें ये पूरा पार्ट जो है क्या कहला रहा है, UDP। सही है, ये है यूरिडीन, सही है, डाइफॉस्फेट, सही है। और इसके साथ क्या लगा हुआ है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड। तो ये UDP ने इस ग्लूकोयूरोनिक एसिड को अपने साथ क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, ये इसका कैरियर है। हमने बात की थी ना कि ये सारे जो ग्लूकोयूरोनिक एसिड है, सल्फेट है, फंक्शनल ग्रुप है, ग्लूटामीन है, ग्लाइसिन है, और हमारे पास सल्फेट फंक्शन ग्रुप है, ग्लूटाथायोन है, मिथाइल फंक्शन ग्रुप है, ये अलोन प्रेशन नहीं होते। मिथाइल ट्रांसफरेज में क्या होगा, मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। अमाइनो एसिड ट्रांसफरेज में क्या होगा, अमाइनो एसिड से साथ कॉन्जुगेशन होगी। लेकिन अमाइनो एसिड में पूरे अमाइनो एसिड के साथ कॉन्जुगेशन नहीं होती। कॉन्जुगेशन जो होती है वो सिर्फ NH2 पार्ट पे होती है अमाइनो एसिड के अमाइनो एसिड का जो NH2 पार्ट होगा वो ड्रग के फंक्शनल ग्रुप के साथ जाके बाइंड करेगा। सही है, किसके साथ बाइंड करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बाइंड करेगा। अगर किसी ड्रग में कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है तो वो अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन में जा सकती है, और वहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, ग्लाइसिन ग्लूटामिन एन एसाइल ट्रांसफरेज। N ग्रुप पे कॉन्जुगेशन हो रही है। N ग्रुप इस जो मॉलिक्यूल का N ग्रुप ड्रग के फंक्शन के साथ जाके कॉन्जुगेट कर रहा है और फिर एक नया मॉलिक्यूल बना रहा है। सही है, पूरा अमाइनो एसिड उस ड्रग में ऐड नहीं हो रहा। सही है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी अगर आप देखें UDP ग्लूकोयूरोनिक एसिड कैरियर है ग्लूकोयूरोनिक एसिड का। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, UDP ग्लूकोयूरोनोसाइल ट्रांसफरेज। UDP ग्लूकोयूरोनोसाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, उस UDP से इस ग्लूकोयूरोनिक एसिड को हटा देगा और हटा के फिर ड्रग को देगा। कौन सी ड्रग को देगा, जिसके पास OH फंक्शनल ग्रुप होगा। सही है, जिसके पास NH2 फंक्शनल ग्रुप होगा। सही है, जिसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, NR2 फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसके पास SH फंक्शनल ग्रुप होगा या COOH फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके साथ जाके ये कॉन्जुगेशन करेगा। और क्योंकि ग्लूकोयूरोनिक एसिड हमारी ड्रग के साथ कॉन्जुगेट कर रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, ग्लूकोयूरोनाइडेशन और ग्लूकोयूरोनाइड कॉन्जुगेशन। और हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, ग्लूकोयूरोनाइड मिलेंगे, क्योंकि वो ग्लूकोयूरोनिक एसिड अब उस ड्रग का पार्ट बन गया। बिल्कुल इसी तरह से एसिटाइल ग्रुप अलोन प्रेजेंट नहीं होता, वो एसिटाइल CoA का पार्ट होता है। सही है, ये देखें ये पूरा एसिटाइल CoA का स्ट्रक्चर है, इसमें कौन सा ग्रुप मौजूद है, एसिटाइल ग्रुप मौजूद है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, इस एसिटाइल CoA से इस एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करके हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास कोई ऐसी ड्रग जिसमें NH2 ग्रुप मौजूद है और कोई ऐसी ड्रग जिसमें हमारे पास अमाइनो एसिड मौजूद है, कोई अमाइनो एसिड है, या कोई हमारे पास जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, या हमारे पास अमाइड फंक्शन ग्रुप मौजूद है, या सल्फर ड्रग है, तो उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देगा। और प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एसिटाइलेशन, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है। सही है, बिल्कुल इसी तरह से अमाइनो एसिड को हमने डिस्कस कर लिया। सही है, सल्फोनेशन में बात करें, सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप ट्रांसफर होगा, सल्फेट ग्रुप ट्रांसफर होगा। और सल्फेट हमारे पास अलोन प्रेजेंट नहीं होता, वो किसके साथ अटैच हुआ होता है, वो होता है पाप्स के साथ। पाप्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पाप्स को जो है वो क्या कहते हैं, फॉस्फोएडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट। सही है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडिनोसिन बेस है। सही है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है, तो फॉस्फोएडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट। सही है, अब क्या होगा, यहाँ पे सल्फो ट्रांसफर एंजाइम होगा जो इस सल्फेट ग्रुप को रिमूव करके कोई ऐसी ड्रग में जिसके पास OH ग्रुप मौजूद है उसके साथ जाके क्या कर देगा, कॉन्जुगेट करवा देगा। सही है, सल्फो ट्रांसफरेज। और हमें हमारे पास एंड में प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सल्फेट्स मिलेंगे, और ये जो हमारे पास रिएक्शन क्या कहलाएगा, सल्फोनेशन कहलाएगा। और कैरियर कौन होगा, पाप्स होगा। और कौन सा ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, सल्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है पाप से, और किसके जरिए ट्रांसफर हो रहा है, सल्फो ट्रांसफरेज के जरिए ट्रांसफर हो रहा है। और किस ड्रग में ट्रांसफर हो रहा है, ऐसी ड्रग जिसमें हाइड्रोक्सिल फंक्शन
फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। और ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन की बात करें तो देखें ग्लूटाथायोन का स्ट्रक्चर है। ग्लूटाथायोन एक ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारे पास 3 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, एक ग्लूटामीन अमीनो एसिड, एक ग्लाइसिन अमीनो एसिड और एक सिस्टीन अमीनो एसिड। और कौन सा पार्ट ग्लूटाथायोन के साथ ड्रग के साथ कॉन्जुगेट करता है, कौन सा पार्ट ऑफ द ग्लूटाथायोन ड्रग के फंक्शन के साथ कॉन्जुगेट करता है, सिस्टीन अमीनो एसिड जो होता है बेसिकली उसके ऊपर जो एसएच ग्रुप लगा हुआ होता है वो हमारे पास हमारी ड्रग के जो है वो पार्ट के साथ कॉन्जुगेट करता है। कौन सी ड्रग के पार्ट के साथ, उस ड्रग जिसमें हेलोजन होता है, नाइट्रेट होता है, एलिन ऑक्साइड, कार्बोकेटाइन, एपॉक्साइड, ऐसी ड्रग जिसमें ये सारे फंक्शन ग्रुप मौजूद होते हैं वो फेज 2 के ग्लूटाथायोन मेटाबॉलिज्म में जाती है और ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट करती है। और किस पार्ट से कॉन्जुगेट करती है, सिस्टीन अमीनो एसिड के साथ कॉन्जुगेट करती है जिसमें सल्फर मौजूद है, उस वाले अमीनो एसिड के साथ कॉन्जुगेट करती है। इसी तरह से मिथाइलेशन की बात करें तो इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेज इन्वॉल्व होगा इस वाले कॉन्जुगेशन में। और इस वाली कॉन्जुगेशन में मिथाइल ग्रुप में आप देखें तो मिथाइल ग्रुप जो है वो अलोन प्रेजेंट नहीं है, वो किस कैरियर से आ रहा है, एस एडिनोथाइल मिथायोनिन, ये मिथाइल ग्रुप का कैरियर है। अब मिथाइलेशन होगी तो किन किन ड्रग्स की मिथाइलेशन होती है, ऐसी ड्रग जिसमें OH फंक्शन ग्रुप मौजूद है, जिसमें NH2 फंक्शन ग्रुप मौजूद है, जिसमें हेटेरोसाइक्लिक N फंक्शन ग्रुप मौजूद है, उन सब की मिथाइलेशन जब होगी तो एंजाइम कौन सा होगा, मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होगा। और किसके जरिए ट्रांसफर करवाएगा, जो हमारे पास एस एडिनोसाइल मिथायोनिन से मिथाइल ग्रुप को रिमूव करके ड्रग में एडअप करवा देगा और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिथाइलेशन कहते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे कॉन्जुगेशन रिएक्शन में 5-6 बातों का याद होना चाहिए कि कैरियर कौन है, ट्रांसफर किसको करवा रहा है, कौन सी ड्रग में कौन से फंक्शन को ट्रांसफर करवा रहा है, एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, और एंजाइम कौन सा है, और प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं। सही है, ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। और कौन सा ड्रग, कौन सा कैरियर का पार्ट इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन के अंदर, किस फंक्शन ग्रुप ऑफ ड्रग से, ये आपने यहाँ पे बात याद रखनी है। सही है, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा डिस्कशन इसमें ज़्यादा है और थोड़ा सा समझने का इसमें ज़्यादा है और याद करने का भी इसमें ज़्यादा है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सी ड्रग किस रिएक्शन में जाएगी। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले हम कौन सी कॉन्जुगेशन को डिस्कस करेंगे, ग्लूकोयोनिडेशन को डिस्कस करेंगे। ग्लूकोयोनिडेशन में हमने बात की कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेशन रिएक्शन है। अच्छा जी, यहाँ पर कैरियर कौन सा होता है, कैरियर को हम को फैक्टर भी कहते हैं। कैरियर कौन सा होता है हमारे पास, यूडीपी ग्लूकोयोनिक एसिड। और यूडीपी ग्लूकोयोनिक एसिड जो है वो लिवर में उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। सही है। अच्छा, जिस तरह से हमारे पास ग्लाइकोजिन सिंथेसिस हो रहा था, बिल्कुल इसी तरह से हमारे लिवर में यूडीपी ग्लूकोयोनिक एसिड की भी सिंथेसिस हो रही होती है और ये सारे के सारे टिश्यूज ऑफ द बॉडी में ही पाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा हमारी ड्रग ग्लूकोयोनिक एसिड एक शुगर होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्लूकोयोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट करे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास वो ग्लूकोज के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकती है, ज़ैलुलोज के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकती है और राइबोज के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकती है। डिपेंड करता है कि वो ड्रग के अंदर जो फंक्शन ग्रुप है वो किसके साथ जो है वो कॉन्जुगेट कर सकता है। सही है। अब हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास बॉडी के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है ग्लूकोयूरोनिक एसिड। अब जैसे कोई हमारे पास ऐसी ड्रग आई जिसके अंदर हमारे पास OH ग्रुप मौजूद है या जिसके अंदर हमारे पास टर्शरी अमाइन ग्रुप मौजूद है, जैसे कि ये एक ड्रग है, सही है, RNRN, ये वाला फंक्शन ग्रुप मौजूद है किसी ड्रग में, और ऐसी ड्रग जिसके पास क्या मौजूद है, ROH ग्रुप मौजूद है। अब हमने बात की थी जितने भी हमारे पास टर्शरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी हमारे पास OH कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं, जब वो फेज 2 रिएक्शन में जाती है तो वो किसके साथ कॉन्जुगेट बनाती हैं, ग्लूकोयोनिक के साथ कॉन्जुगेट बनाती हैं। अब जब ये ड्रग बॉडी में आएगी तो हमारे पास इसके सामने कौन आएगा, सबसे पहले किसके साथ इसको कॉन्जुगेट करना है, ग्लूकोयोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट करना है। और अब आप यहाँ पे वही सारे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, ऐसी ड्रग जिसके पास जो है वो OH ग्रुप मौजूद है या टर्शरी अमाइन ग्रुप मौजूद है तो वो ग्लूकोयोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट करेगी। लेकिन ग्लूकोयोनिक एसिड अलोन प्रेजेंट नहीं होता, वो अपने कैरियर के साथ प्रेजेंट होता है। उसका कैरियर क्या है, UDP अल्फा डी ग्लूकोयोनिक एसिड या UDP ग्लूकोयोनिक एसिड भी इसको कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूरिडीन डाइफॉस्फेट है UDP, और ये क्या है, ग्लूकोयोनिक एसिड है। अब क्या होगा, अब ग्लूकोयोनिक एसिड डायरेक्ट उस ड्रग के OH के साथ या इस अमाइन के साथ कॉन्जुगेट नहीं कर सकता, उसके लिए कैरियर की ज़रूरत होती है। कैरियर हमारे पास कौन है, ये UDP ग्लूकोयोनिसाइल ट्रांसफरेज। ये ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, सही है, ये ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, इस ग्लूकोयोनिक एसिड को जो यहाँ पे अटैच हुआ, ये पूरा ग्लूकोयोनिक एसिड है, इस ग्लूकोयोनिक एसिड को उठाकर क्या करेगा,
जो ड्रग जिसके पास OH है या वो ड्रग जिसके पास टर्शरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन के N के पास और OH के O के साथ कॉन्जुगेट करवाएगा। सही है। अब जब OH के O के साथ जब कॉन्जुगेट करवाए तो H ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सही है। और बाकी जो हमारे पास क्या कहते हैं ग्लूकोइरोनिक एसिड होगा वो जो है वो इसके साथ कॉन्जुगेट कर लेगा। सही है। अब देखें क्योंकि इस ड्रग में क्या मौजूद है, और हमने बात की जब ये रिएक्शन हो जाता है तो रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलते हैं, ग्लूकोयूरोनाइड्स मिलते हैं। प्रोडक्ट हमें क्या मिलती है, ग्लूकोयूरोनाइड्स। ग्लूकोयूरोनाइड्स का मतलब है कि हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल के अंदर ग्लूकोयूरोनिक एसिड कॉन्जुगेट हुआ है। सही है। अब आप देखें कि यहाँ पे इसके पास जो है वो कौन सा ग्रुप है, O ग्रुप है, और इसके पास कौन सा ग्रुप है, N ग्रुप है। जब ग्लूकोयूरोनिक एसिड जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास ये जो ग्लूकोयूरोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है यहाँ H तक ये पूरा ग्लूकोयूरोनिक एसिड, जब ये हमारे पास O के साथ किसी ऐसी ड्रग जिसमें OH मौजूद है जब वो उसके साथ कॉन्जुगेट कराएगा तो उस के नतीजे में जो हमारे पास ग्लूकोयूरोनाइड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, O ग्लूकोयूरोनाइड। O ग्लूकोयूरोनाइड का मतलब ये है कि हमारे पास ग्लूकोयूरोनाइड ड्रग के O के साथ, O वाले पार्ट के साथ कॉन्जुगेट हुआ है। सही है। और ऐसी ड्रग जिसमें हमारे पास N के साथ कॉन्जुगेट करें उसे हम क्या करें, N ग्लूकोयूरोनाइड। ये देखिए आप N के साथ ये पूरा ग्लूकोयूरोनिक एसिड अटैच हुआ है। सही है। और हमारे पास ग्लूकोयूरोनिक एसिड की कौन सी पोजीशन वाला जो क्या कहते हैं हमारे पास OH है वो ड्रग के साथ अटैच होगा, ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, और ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन, और ये हमारे पास सिक्स पोजीशन है। ये देखें फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, और ये हमारे पास सिक्स पोजीशन है। जो फिफ्थ पोजीशन पे जो हमारे पास अगर हम बात करें या यहाँ से हम काउंटिंग करें तो फिफ्थ पोजीशन पे जो है वो क्या कहते हैं, जो हमारे पास O ग्रुप मौजूद था वो जो है वो क्या कहते हैं हट गया यहाँ से, और फिफ्थ पोजीशन ने किसके साथ कॉन्जुगेट कर लिया, हमारी ड्रग के साथ कॉन्जुगेट कर लिया। तो ये हमने इस तरह से यहाँ पे ग्लूकोयोनेशन को डिस्कस कर लिया। सही है। अच्छा, इसकी पोजीशन को मैं यहाँ पे आगे आप लोगों को डिस्कस कर लूँगा कि कौन सी पोजीशन पे जाके कॉन्जुगेट होती है ग्लूकोयोनेशन से। पोजीशन में यहाँ पे थोड़ा फर्क आ रहा है, लेकिन रिएक्शन का आपने मैकेनिज्म समझ लिया कि ऐसी ड्रग जिसमें OH ग्रुप मौजूद होगा वहाँ पे जब ग्लूकोयोनाइड कॉन्जुगेट करेगा तो वो O ग्लूकोयोनाइड बना लेगा, यहाँ से H रिमूव हुआ। सही है। और OR से कॉन्जुगेट करेगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो N से जब कॉन्जुगेट कर दिया ग्लूकोयूरोनिक एसिड तो उसके साथ जब ग्लूकोयूरोनिक एसिड जब वो कॉन्जुगेट करा तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बना, N ग्लूकोयूरोनाइड बना। सही है। अच्छा, लिवर के पास सिर्फ एक UDP ग्लूकोयोनेसाइल ट्रांसफरेज नहीं होता, बहुत सारे डिफरेंट UDP ग्लूकोयोनेसाइल ट्रांसफरेज उसमें मौजूद होते हैं और वो सॉल्युबल स्टेट में होते हैं। सही है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अब यहाँ पे एक ड्रग की एग्जाम्पल दी हुई है। अब जल्दी से आपके पास अगर कोई ऐसी ड्रग स्ट्रक्चर आ गया, अगर आपको बेंजोइक एसिड दे दिया, सही है, अगर आपको अब जो है वो सैलिसाइलिक एसिड दे दिया, अगर आपको जो है वो ऐसी ड्रग दे दी जिसके अंदर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। अब आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड किन किन के साथ कॉन्जुगेट कर सकता है, ग्लूकोयोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट कर सकता है, इसके अलावा ग्लाइसिन और ग्लूटामेट के साथ कॉन्जुगेट कर सकता है। सही है। लेकिन हम किसके पास जाएंगे, ग्लूकोयोनिक एसिड के पास जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोयोनिक एसिड हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो हायर कंसंट्रेशन में पाया जाता है हमारे लिवर में। अब जल्दी से आप क्या करेंगे, आप रिएक्शन किस तरह बनाएंगे, आप सबसे पहले कैरियर का नाम लिखेंगे। कैरियर का नाम क्या था, UDP ग्लूकोयोनिक एसिड। अब क्या होगा, UDP ग्लूकोयोनिक एसिड हमारी बेंजोइक एसिड के साथ मिल रहा है, बेंजोइक एसिड में क्या मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। अब क्या होगा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या मौजूद है, R, C को मैं R कंसिडर कर रहा हूँ, OH मौजूद है। और हमारे पास ग्लूकोयोनिक एसिड किस एंजाइम के जरिए कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन के इन्वॉल्व होगा, UDP ग्लूकोयूरोनेसाइल ट्रांसफरेज। अब ये UDP ग्लूकोयूरोनेसाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, इस ग्लूकोयोनिक एसिड को उठा के इस OH के पास फेंक देगा। अब हमने बात की OH में से क्या होगा, H अलग निकलेगा, H हट जाएगा और ग्लूकोयोनिक एसिड जो है वो किसके अंदर ऐड हो जाएगा, O के अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था पहले, इसका H यहाँ से रिमूव हो गया और ये ग्लूकोयोनिक एसिड था। सही है। इसकी कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास सिक्स पोजीशन पे जो हमारे पास पोजीशन थी वहाँ पे O के साथ इसने कॉन्जुगेट कर लिया। सही है। H यहाँ से हट गया, H हट गया यहाँ से, और ये जो सिक्स पोजीशन थी इसने जाके क्या कर लिया, बॉन्ड मिला लिया कार्बोक्सिलेट के O के साथ, और इस तरह से ड्रग की कॉन्जुगेशन हो गई
और अब जब इसने हमारे पास ये बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड ने जब हमारे पास यहाँ से H रिमूव किया तो ये बेंजोइल कहलाता है, ये सही है। और बेंजोइल ने जब ग्लूकोरेन के साथ कॉन्जुगेट किया तो हम कह रहे हैं बेंजोइल ग्लूकोयूरेनाइड, सही है। और एंड में हमारे पास इसके नतीजे में क्या निकला, इसके नतीजे में यहाँ पे जब इस वाले ग्रुप की ब्रेक डाउन हुई तो यूडीपी अलग हो गया और ग्लूकोरेनाइड हमारे पास ड्रग के पास चला गया। क्योंकि ये ड्रग के साथ O से बाइंड करे तो हम इसे कह सकते हैं बेंजोइल O ग्लूकोयूरेनाइड भी कह सकते हैं, सही है। इस तरह से आप मैकेनिज्म, इस तरह से आप रिएक्शन को प्रिडिक्ट करवाएंगे, सही। हमने ग्लूकोनेडेशन की बात कर ली, सही है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आपके पास कुछ ड्रग्स की एग्जाम्पल दी हुई है, आप देखें। ये ड्रग है, इसके पास क्या मौजूद है, इसके पास जो है वो OH मौजूद है दोनों जगह। मॉर्फिन है, मॉर्फिन के आपने स्ट्रक्चर को देखा, मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में आपके पास अगर आपको बोला कि फेज 2 रिएक्शन को प्रेडिक्ट करें तो फेज 2 रिएक्शन में मॉर्फिन के पास क्या मौजूद है, फिनोल ग्रुप मौजूद है और पर्टिकुलरली ROH मौजूद है। इसके पास भी फिनोल ग्रुप तो नहीं कहेंगे इसको, इसके पास सिर्फ एक यहाँ पे फिनोल ग्रुप है और यहाँ पे ROH मौजूद है, सही है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है तो हम इसको फिनोल कंसीडर नहीं करा, इसको सिर्फ ROH ही कंसीडर करेंगे इस वाले ग्रुप को, और इस पूरे ग्रुप को हम फिनोल कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है, सही है, शो कर रहा है, सही है। अब क्या होगा, यहाँ पे भी सेम काम होगा जो हम ऊपर पढ़ के आए, यूडीपी ग्लूकोयूरेनिक एसिड यहाँ पे आएगा, ग्लूकोयूरेनिक एसिड इसके साथ अटैच होगा O के साथ, यहाँ से H निकल जाएगा, सही है। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से भी H निकलेगा और ग्लूकोयूरेनिक एसिड यहाँ पे जो है वो एडअप हो जाएगा। दोनों जगह एक साथ ग्लूकोयूरेनिक एसिड ऐड नहीं होगा, कुछ ड्रग मॉलिक्यूल्स में 3rd पोजीशन पे ऐड होगा, कुछ ड्रग मॉलिक्यूल में 6th पोजीशन पे ऐड होगा। अच्छा, मॉर्फिन की अगर हम बात करें तो जब मॉर्फिन मेटाबॉलिज्म में जाती है तो वो ग्लूकोयूरेनाइड के साथ कॉन्जुगेट करके 2 डेरिवेटिव्स बनाती है। कौन कौन से डेरिवेटिव्स बनाती है, एक वो डेरिवेटिव जहाँ पे 3rd पोजीशन पे ग्लूकोयोनेशन होती है, हम कहते हैं मॉर्फिन 3 ग्लूकोयूरेनाइड, सही है, मॉर्फिन 3O ग्लूकोयूरेनाइड कहते हैं, और एक मॉर्फिन 6O ग्लूकोयूरेनाइड कहते हैं। जो मॉर्फिन 6O ग्लूकोयूरेनाइड होता है वो एक्टिव जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास एक मेटाबोलाइट होता है। मॉर्फिन 6 और मॉर्फिन 3 ग्लूकोनिक एसिड में से 6 वाला एक्टिव होता है अपने पेरेंट कंपाउंड से, यानी कि फेज 2 रिएक्शन में भी ड्रग कॉन्जुगेट होने के बाद और एक्टिव हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो फेज 1 में हो, फेज 2 में भी ऐसा होता है। इसकी एक एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, सही है। यहाँ पे आप वही वाला रिएक्शन शो कराएंगे, इस ड्रग को लिखेंगे, यहाँ पे उसके रिएक्शन किससे करवाएंगे, यूडीपी ग्लूकोनिक एसिड के साथ करवाएंगे, सही है। और हमारे पास एंजाइम कौन सा होगा, UGT एंजाइम होगा, सही है। और आप फिर वापस से ड्रग का स्ट्रक्चर शो करेंगे और यहाँ पे इस H को रिमूव करके O के साथ क्या कौन सा लिख देंगे, O के साथ आप ग्लू लिख देंगे, क्योंकि आप ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे पूरा, आप सिर्फ O के साथ ग्लू जो है वो शॉर्ट कर देंगे और एंड में हमारे पास क्या मिलेगा, प्लस UDP हमारे पास बच जाएगा, जैसे ऊपर हमने पूरा रिएक्शन डिस्कस किया था। बिल्कुल इस तरह से ये एमीट्राइब्यूटाइलिन है, एमीट्राइब्यूटाइलिन में देखिए टर्शरी अमाइन है, बिल्कुल इस तरह से क्या होगा, इस अमाइन के साथ ग्लूकोयूरेनिक एसिड जो है वो अटैच हो जाएगा बस, और पूरा रिएक्शन वही आप शो करेंगे। कोनिटीन है, कोनिटीन में यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन मौजूद है, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे आपके पास आप ग्लू लिख देंगे बस। तो इसी तरह से बिल्कुल जो है वो इस तरह से ये आप रिएक्शन प्रेडिक्ट करेंगे, यानी कि ग्लूकोयूरेनिक एसिड फिनोल के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकता है, 3 डिग्री अमाइन के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकता है और एरोमेटिक अमाइन के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकता है, सही है। ये हमने ग्लूकोनेडेशन को डिस्कस कर लिया, सही है। फॉर एग्जांपल आपके पास एनिलीन है, एनिलीन में आपके पास क्या मौजूद है, NH2 ग्रुप मौजूद है। अब हमें पता है कि जिस ड्रग के अंदर NH2 ग्रुप मौजूद होगा वो हमारे पास किस किस में जा सकती है, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन में भी जा सकती है, सल्फेट में भी जा सकती है, मिथाइल में भी जा सकती है, एसिटाइल में भी जा सकती है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे ग्लूकोनाइडेशन को डिस्कस करें। आपने एनिलीन का रिएक्शन UDP उसके कैरियर के साथ करवाया, कैरियर के साथ कौन सा एंजाइम मौजूद होगा, ग्लूकोरोनासाइल ट्रांसफरेज मौजूद होगा। अब क्या होगा, ग्लूकोरोनासाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, इस ग्लूकोरोनिक एसिड को हटाकर कहाँ शिफ्ट कर देगा, इस जो है वो NH2 के पास शिफ्ट कर देगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा, जैसे हमारे पास OH में से एक H निकल रहा था और उसकी जगह कौन आ रहा था, ग्लूकोरोनिक एसिड आ रहा था, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे एक H निकल के NH बच जाएगा। NH के बाद आप पूरा ग्लूकोरोनिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो आप ग्लूकोरोनिक एसिड भी लिख सकते हैं या तो आप ग्लू भी लिख सकते हैं, सही है। और एनिलीन ड्रग है, उसके N से बाइंड हो रहा है ग्लूकोरोनिक एसिड, तो आपके प्रोडक्ट में क्या मिल गया, एलिनीन N ग्लूकोरोनिक एसिड। ये सिंपल है। अगर आपको उसका फंक्शनल ग्रुप का पता होगा कि वो किसी साथ कॉन्जुगेट कर सकते हैं तो आप इजीली जो है वो शो कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को जो है वो शो कर सकते हैं, सही है। अब आपके पास जो नेक्स्ट रिएक्शन आता है वो आता है सल्फेशन का। सल्फेशन में हमने बात की कि वो कौन कौन सी ड्रग है वो सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट करेंगी,
वो हमारे पास ऐसी ड्रग जिनमें फिनोल मौजूद होगा, ऐसी ड्रग जिनमें अल्कोहल मौजूद होगा और ऐसी ड्रग जिनमें अमाइन मौजूद होगा, वो सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट करेंगी। भाई हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि जिन ड्रग्स के अंदर फिनोल है, अल्कोहल है, अमाइन है, वो भी ग्लूकोनाइन के साथ कॉन्जुगेट कर सकती हैं। अब ये कैसे कैसे पता चलेगा कि एक ड्रग सल्फेशन के साथ एक ड्रग सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट कर रही है, एक ड्रग ग्लूकोनाइन के साथ कॉन्जुगेट करेगी, हालांकि दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो यहाँ पे उसका रिएक्शन दिया हुआ है। इन दोनों, जब कोई भी ड्रग जिसमें OH ग्रुप मौजूद है या जिसमें फिनोल ग्रुप मौजूद है या अमाइन ग्रुप मौजूद है, जब वो बॉडी में जाती है तो उसके पास दो चांसेस हैं, वो ग्लूकोनाइन के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकती है और सल्फेट के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकती है। अब वो किसके साथ कॉन्जुगेट करेगी, क्या होगा, हमारे पास दो पाथवे के दरमियान कॉम्पिटिशन होगा और वो कॉम्पिटिशन किस पे जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होगा उस सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन के ऊपर, उस ड्रग की कंसनट्रेशन के ऊपर। अगर ड्रग की कंसनट्रेशन जो है वो लो होगी तो वो किसके साथ कॉन्जुगेट करेगी, सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट करेगी। अगर ड्रग की कंसंट्रेशन हाई होगी या सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन हाई होगी तो वो ग्लूकोनाइन के साथ कॉन्जुगेशन पे जाएगी। ये रीज़न आप याद कर लीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है। सही है। फॉर सपोज कोई ऐसी ड्रग जिसमें अल्कोहल ग्रुप मौजूद है, अब अल्कोहल ग्रुप क्या करेगा, अगर वो सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट कर रहा है तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि सल्फेट जो है वो क्या होता है, SO3 H की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा, उस इस ड्रग से वही काम होगा, H निकल जाएगा और ये SO3 ग्रुप यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो ROSO3H बन गया। सही है। अच्छा जी, और इसका कैरियर कौन होता है, इसका कैरियर होता है हमारे पास पाप्स। हमने बात की थी जिस तरह से ग्लूकोनिक एसिड में कैरियर कौन था, वो था UDP ग्लूकोनिक एसिड। तो सल्फेशन रिएक्शन में कैरियर कौन होगा, पाप्स होगा। और पाप्स को हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री फॉस्फोएडिनोसिन 5 फॉस्फोसल्फेट, ये थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है, 3 डिग्री। सही है, फॉस्फोएडिनोसिन कहते हैं, और 5 डिग्री फॉस्फोसल्फेट, ये इसका कैरियर है। क्या होगा हमारे पास, अगर कोई सी ड्रग जिसके पास ROH फंक्शन ग्रुप मौजूद है, सही है, तो जब वो सल्फेशन रिएक्शन में जाएगी, जब इसकी कंसंट्रेशन लो होगी, सब सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन लो होगी तभी वो सल्फेशन में जाएगी, वरना अगर सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन हाई होगी तो वो ग्लूकोनिक एसिड पाथवे में चली जाएगी। ऐसी ड्रग जिसमें हमारे पास ROH ग्रुप मौजूद है, जैसे हमारे पास इथेनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटिलाइड या हाइड्रोक्सी क्यूमेरिन, तो जब वो फेज 2 रिएक्शन में जाएंगे तो सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट करेंगी। और सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट करने में कैरियर कौन होगा, कैरियर पाप्स होगा जो सल्फेट को होल्ड किया हुआ है। और सल्फेट किस फॉर्म में मौजूद है, SO3H की फॉर्म में मौजूद है। सही है। अभी सल्फेट ग्रुप को इस ड्रग के पास कौन जो है वो भेजेगा, वो भेजेगा सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम। सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, इस पाप से इस सल्फर ग्रुप को, SO3H ग्रुप को उठा के इस ड्रग के पास भेजेगा। अब इस ड्रग के पास ऑलरेडी H मौजूद है, ये ड्रग क्या करेगी, ये ड्रग H को लूज कर देगी और SO3H को अपने साथ ऐड कर लेगी, तो ये ड्रग क्या बन जाएगी, ROSO3H। देखें सल्फेट ग्रुप इसके अंदर कॉन्जुगेट हो गया, तो ये क्या बन गया, ये सल्फेट बन गया और ये वाटर सॉल्युबल है, तो और ये एक्सक्रीट हो जाता है। सही है। तो यहाँ पे आके हमने इस तरह से सल्फेशन को डिस्कस कर लिया। फॉर सपोज हमारे पास, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमने वहाँ डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जब वो फेज 1 में जाती हैं तो वो रिएक्टिव हो जाती हैं, और कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जब वो फेज 2 में जाके कॉन्जुगेट बनाती हैं तो वो उनका जो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनता है वो पेरेंट कंपाउंड से ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसे कि अगर हम बात करें मिनॉक्सिडिल की, मिनॉक्सिडिल जो है वो एक ऐसी ड्रग होती है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव वेजोडाइलेटर के तौर पर इस्तेमाल होती है। मिनॉक्सिडिल जो होती है बेसिकली वो हिरोचिज्म में भी इस्तेमाल होती है, जब हमारे पास बाल झड़ रहे होते हैं, किसी बंदे के गंज पंच की ट्रीटमेंट के लिए भी हम मिनॉक्सिडिल को दे रहे होते हैं, एलोप्लेशिया जो होता है उसमें भी दे रहे होते हैं। सही है। तो मिनॉक्सिडिल के पास अगर आप देखें तो मिनॉक्सिडिल के पास कौन सा फंक्शन ग्रुप मौजूद है, नाइट्रो फंक्शन ग्रुप मौजूद है। सही है, NO2 नाइट्रोसो फंक्शन ग्रुप मौजूद है, सॉरी। अब नाइट्रोसो फंक्शन ग्रुप जब उसके पास मौजूद है तो हमारे पास हमने क्या बात की कि सल्फेट जो है वो सिर्फ किसके साथ बाइंड कर सकता है, OH के साथ भी बाइंड कर सकता है, NH2 के साथ भी बाइंड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल बात आप ऐड करेंगे कि सल्फेट कॉन्जुगेशन जो है वो नाइट्रोसो के साथ भी हो सकती है। सही है। और नाइट्रोसो हमारे पास फेज 1 रिएक्शन की जो है वो किस में जाएगा, वो जाएगा रिडक्शन में। अगर ये फेज 1 में जाएगी ड्रग तो ये नाइट्रोसो किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमाइन में, और हाइड्रोक्सिल अमाइन फिर किस में रिड्यूस होगा, अमाइन में रिड्यूस हो जाएगा। तो हम अभी फेज 1 रिएक्शन को डिस्कस नहीं करें, हम फेज 2 रिएक्शन को डिस्कस करें। ऐसी ड्रग जिसमें नाइट्रोसो फंक्शन ग्रुप मौजूद है जैसे मिनॉक्सिडिल है, जब वो कॉन्जुगेशन रिएक्शन में जाएगी तो वो सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट होगा नाइट्रोसो ग्रुप। इसमें भी क्या होगा, इसमें जो है वो ये होगा कि हमारे पास
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एन और ओ के दरमियान एक बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड जो होगा वो SO3H के साथ जो है वो बन जाएगा, SO3H के साथ कॉन्जुगेट फॉर्म कर लेगा, उसके नतीजे में मिनॉक्सिडिल है तो मिनॉक्सिडिल सल्फेट बन जाएगी। लेकिन मिनॉक्सिडिल ने जब सल्फर के साथ कॉन्जुगेट किया तो मिनॉक्सिडिल सल्फेट बनाई, तो मिनॉक्सिडिल सल्फेट मिनॉक्सिडिल से ज़्यादा एक्टिव होती है। हम ये बात करें कि ज़रूरी नहीं है कि फेज़ 1 रिएक्शन में ही ड्रग्स जो है वो मेटाबोलाइज होने के बाद रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाए। ऐसा भी हो सकता है कि फेज़ 2 रिएक्शन में कुछ ऐसी कॉन्जुगेशन हो जाए जिसकी वजह से ड्रग जो है वो अपने ओरिजिनल कंपाउंड से ज़्यादा एक्टिव हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखी मिनॉक्सिडिल की, पीछे हमने मॉर्फिन की एग्जांपल देखी थी कि जब मॉर्फिन ग्लूकोरोनिन के साथ कॉन्जुगेट करी थी 6 पोजीशन पे, अब 3 पोजीशन पे कॉन्जुगेशन होती है, तो 6 पोजीशन वाला जो डेरिवेटिव बनता है या मेटाबोलाइट बनता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है अपने पेरेंट कंपाउंड से। सही है। अच्छा जी, तो ये हमने सल्फेशन को डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे ये वाली बात की हुई है कि हमारे पास पाप्स किस तरह से बनता है और पाप्स के बाद फिर किस तरह से हमारे पास रिएक्शन होता है, ये पूरा हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि अब हमारे पास जो उसका कैरियर होता है सल्फेट का, वो किस तरह से बनता है। सबसे पहले सल्फेट जो हमारे पास फ्री मौजूद होता है। सही है। सल्फेट के साथ हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। सही है। 2 ATP के मॉलिक्यूल्स ऐड होने की वजह से वो एलिमिनेशन रिएक्शन 1 में जाता है, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन 2 में जाता है और वो फिर क्या फॉर्म कर लेता है, वो पाप्स फॉर्म कर लेता है। सही है। और साथ साथ हमारे पास एक पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है। ये आप ना ही भी याद करें तो कोई मसला नहीं है। आपके पास कौन सा मेन रिएक्शन है, नीचे वाला मेन रिएक्शन है। ऐसी ड्रग जिसमें हमारे पास OH या NH मौजूद होगा या नाइट्रोसो मौजूद होगा। सही है। जैसे हमने मिनॉक्सिडिल की बात करी तो वो सल्फेट की कॉन्जुगेशन में आएगी और सल्फेट की कॉन्जुगेशन में जाने के बाद आपके पास क्या होगा, वो जो है वो पाप्स उसका कैरियर होगा और कौन सा एंजाइम होगा, सल्फो ट्रांसफरेज या सल्फोकाइनेस। सल्फो ट्रांसफरेज या सल्फोकाइनेस क्या करेगा, इस पाप से इस सल्फेट ग्रुप को जो कि SO3H की फॉर्म में मौजूद है उसको उठाकर इन दोनों ग्रुप्स के पास भेज देगा। इन दोनों ग्रुप में से हाइड्रोजन हटेगा और ये वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा। यानी कि सबस्ट्रेट था पहले OH के साथ, अब वो सल्फेट के साथ अटैच हो गया तो वो क्या बन गया, सल्फेटेड सबस्ट्रेट बन गया और हमारे पास पाप्स में से S निकल गया तो वो क्या बन गया, पाप बन गया। सही। तो ये रिएक्शन आप शो करेंगे। जैसे कि आपको अगर आप दे दिया एसिटामिनोफेन, आपके पास से क्वेश्चन आया कि प्रेडिक्ट द फेज 2 कॉन्जुगेशन ऑफ द एसिटामिनोफेन, तो आप क्या करेंगे, पहले एसिटामिनोफेन की का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एक साइड के ऊपर, फिर आप उसके बराबर में क्या लिखेंगे कि हम उसको किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, पाप्स के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। सही है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट में इस रिएक्शन को करवाने के लिए कौन सा एंजाइम मौजूद है, सल्फोकाइनेस या सल्फो ट्रांसफरेज। अब क्या होगा, सल्फोकाइनेस या सल्फो ट्रांसफरेज इस पाप से S को हटा के, सही है, एसिटामिनोफेन में क्या मौजूद होता है, OH मौजूद होता है और NCOCH3 मौजूद है। सही है। अब क्या होगा, OH ग्रुप के साथ ही सल्फेट कॉन्जुगेट कर सकता है, तो अब क्या होगा, इस OH का H निकलेगा, यहाँ से ये SO3H निकल के इस O के पास जाएगा, H यहाँ से रहेगा, SO3H ऐड हो जाएगा। क्योंकि सल्फेट इस ड्रग का पार्ट बन गया तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एसिड अमीनोफिन सल्फेट मिलेगा और हमारे पास प्लस क्या मिल जाएगा, पाप मिल जाएगा। पाप में से एस हट गया तो पाप मिल जाएगा। तो यही वाला रिएक्शन आपने यहाँ पे ड्रग के ऊपर रख के बता दिया। बिल्कुल इसी तरह से आप रिएक्शन बना के दिखाएंगे जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कोई भी। सही है। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ग्रुप। देखिए यहाँ पे आके हमने सल्फेशन को डिस्कस कर लिया। सल्फेशन के बाद हमारे पास जो थर्ड कॉन्जुगेशन रिएक्शन आता है वो कौन सा आता है, वो आता है ग्लूटाथायोन। अच्छा जी, ग्लूटाथायोन हमारे पास एक ट्राइपेप्टाइड कंपाउंड होता है। मैंने ये बात की थी कि ग्लूटाथायोन जो है वो एक ट्राइपेप्टाइड कंपाउंड होता है, उसमें 3 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। कौन कौन से 3 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, ग्लाइसिन, सिस्टीन और ग्लूटामीन, ये 3 हमारे पास होते हैं। और ये हमारे पास जो ग्लूटाथायोन की एबिलिटी होती है कि जितनी भी हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप मौजूद होंगे, इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से मौजूद होंगे, कार्बोकेटाइन, एरीन ऑक्साइड हमारे पास है, किसी के पास कार्बोकेटाइन फंक्शन ग्रुप किसी के पास अगर मौजूद है, किसी के पास अगर एपोक्साइड फंक्शन ग्रुप मौजूद है, तो उसको ये रिमूव करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये प्रोटेक्टिव कंपाउंड है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को रिमूव करें। ऐसी ड्रग जिसमें हेलाइड मौजूद है, नाइट्राइड मौजूद है, उनको भी ये रिमूव कर सकता है। हमारे पास वो भी ड्रग ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट करके रिमूव हो सकती हैं। बहुत सी ऐसी ड्रग होती हैं जब वो फेज 1 रिएक्शन से मेटाबोलाइज होती हैं तो वो ऑक्सीडेशन में जाने के बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स बना लेती हैं और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बहुत टॉक्सिक होते हैं। तो वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो किससे कॉन्जुगेट करके रिएक्ट हो जाते हैं, ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट करके जो है वो टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ग्लूटाथायोन फिर कॉन्जुगेट जो है वो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होता है और वो या तो यूरिन के जरिए या बाइल के जरिए एक्सक्रीट हो जाता है और या तो वो फर्दर मेटाबॉलिज्म में भी जा सकता है। 2 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। सही है।
पीछे हमने जितनी भी कॉन्जुगेशन पढ़ी ग्लूकोनाइड और सल्फेट की कॉन्जुगेशन पढ़ी, उसमें वो ड्रग फर्दर मेटाबॉलिज्म में नहीं जाती, लेकिन ग्लूटाथायोन की कॉन्जुगेशन के बाद फर्दर मेटाबोलाइज हो सकती है एक ड्रग। सही है। अच्छा जी, अब अगर हम ग्लूटाथायोन के स्ट्रक्चर को देखें तो ग्लूटाथायोन में हमारे पास 3 अमाइनो एसिड हैं। एक हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन, एक हमारे पास ग्लूटामेट अमाइनो एसिड जिसे हम और एक हमारे पास सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। सही है, ये ट्राईपेप्टाइड है। अब हमारे पास पूरा का पूरा ग्लूटाथायोन जो है वो हम ग्लूटाथायोन को शॉर्ट फॉर्म में GSH भी कहते हैं। SH क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास सिस्टीन अमाइनो एसिड मौजूद है, और सिस्टीन में कौन सा फंक्शन ग्रुप मौजूद होता है? SH फंक्शन ग्रुप मौजूद होता है। और यही जो सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है, इसका जो SH ग्रुप होता है, ये ड्रग के फंक्शन ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट करवाने में मदद करता है। सही है, पूरा का पूरा ये मॉलिक्यूल ऐड नहीं होता, ये सिर्फ सिस्टीन अमाइनो एसिड जो SH ग्रुप है वो सिर्फ हमारे पास ऐड होता है हमारी ड्रग के फंक्शन ग्रुप के साथ। सही है। अब अगर हम बात करें तो हर एक जो अमाइनो एसिड जो उसमें मौजूद है उसका अपना एक रोल है। सही है। फॉर सपोज आपके पास कोई ऐसी ड्रग आ गई जिसमें हमारे पास कार्बोकेटाइन मौजूद है, जैसे बेंजीन एपॉक्साइड। ये एपॉक्साइड क्या है? ये कार्बोकेटाइन है। अब जब बेंजीन एपॉक्साइड फेज 2 रिएक्शन में जाएगा तो वो किसके साथ कॉन्जुगेट करेगा? वो कॉन्जुगेट करेगा ग्लूटाथायोन के साथ। सही है। अब ग्लूटाथायोन के साथ किस तरह से कॉन्जुगेट करेगा? हमारे पास ग्लूटाथायोन, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ग्लूटाथायोन का है। सही है। अभी आप सिर्फ इस वाले पार्ट को भूल जाएं। अभी ग्लूटाथायोन जब कॉन्जुगेट नहीं हुआ तो उसके पास क्या मौजूद है? SH मौजूद है। अभी हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो इसमें तीनों अमाइनो एसिड है उन सबका क्या रोल है। सिस्टीन अमाइनो एसिड हमने बात की कि ग्लूटाथायोन में सिस्टीन अमाइनो एसिड है वही जो है वो कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्रग के साथ। और कौन सी ड्रग के साथ? जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप मौजूद है। सही है। इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में कौन कौन आता है? कार्बोकेटाइन, एरीन ऑक्साइड और एपॉक्साइड। ऐसी ड्रग जिसमें एपॉक्साइड फंक्शन ग्रुप, एरीन ऑक्साइड, कार्बोकेटाइन मौजूद है तो वो ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन में जाएंगी। सही है। अच्छा, तो वो किसके क्यों हमारे पास सिस्टीन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिस्टीन अपना SH ग्रुप दे रहा है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, किसके साथ अटैच होने के लिए? ड्रग के इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप के साथ अटैच होने के लिए। तो सिस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन में कोई एडिशनल कार्बन मौजूद नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप उसमें मौजूद नहीं है, तो वो हमारे पास जो है वो सिस्टीन अमाइनो एसिड की जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहा होता है। सही है। और ये वाटर सॉल्युबल भी बना रहा होता है कंपाउंड को। और ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट भी वाटर सॉल्युबिलिटी करवा रहा होता है कंपाउंड की। सही है। मतलब ये दोनों जो अमाइनो एसिड हैं ये वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें से एक न्यूक्लियोफिलिसिटी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो एक सिस्टीन अमाइनो एसिड है वो हमारे पास कंपाउंड के साथ अटैच होने के अंदर मौजूद है। सही है। अब क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे ये जो पूरा हमारे पास ग्लूटाथायोन है ये हमारे पास क्या कर रहा है? ये खुद एक कैरियर के तौर पे काम कर रहा है। सही है। अब क्या होता है? अब जब हमारे पास कोई भी ऐसी ड्रग जिसमें हमारे पास कार्बोकेटाइन मौजूद है, सही है, अब कार्बोकेटाइन मौजूद होने की बात क्या होगा? जब वो हमारे पास ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट करेगी तो ग्लूटाथायोन का जो सिस्टीन अमाइनो एसिड है वो क्या करेगा? वो इस ड्रग के साथ कॉन्जुगेट करेगा। अब क्या होगा? अब जब वो इस ड्रग के साथ कॉन्जुगेट करेगा तो अगर आप इस O को देखें, सही है, तो हमने बात की थी वहाँ पे एरोमेटिक ऑक्सीडेशन में कि जब हमारे पास ये जो एरीन ऑक्साइड होता है ये वापस जाके इसमें कन्वर्ट होता है, एरीनियोल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये जो O है ये हाइड्रोजन गेन करता है, और ये क्या होता है? हाइड्रोजन गेन करने की वजह से ये हमारे पास जो OH बनता है यहाँ पे वो 4th पोजीशन पे आ जाता है। सही है। तो बिल्कुल इसी तरह होगा, जो सिस्टीन अमाइनो एसिड होगा वो क्या करेगा? वो अपने S से H को इस ऑक्सीजन के पास डोनेट कर देगा, और जैसे ही इस SH से H ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ये ऑक्सीजन वापस से क्या बना लेगा? OH ग्रुप बना लेगा। सही है। जब ये ऑक्सीजन OH के साथ OH ग्रुप बना लेगा तो अब इस कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इसके पास अभी एक जो वो बॉन्ड खाली होगा, तो ये एक बॉन्ड क्या करेगा? सिस्टीन के H के साथ कॉन्जुगेट कर लेगा, और हमारे पास क्या हो जाएगी? ड्रग जो है वो फिर हमारे पास कॉन्जुगेट हो जाएगी। यानी कि ये पहले SH की फॉर्म में मौजूद था, क्या हुआ? ये H गया ऑक्सीजन के पास। सही है। ऑक्सीजन के बाद जब जैसे ही ऐसा आया तो ऑक्सीजन ने अपनी इस बॉन्ड को इस कार्बन के साथ तोड़ दिया, अभी कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, और ये OH यहाँ पे 4th पोजीशन पे आ गया, ये OH क्या आ गया? 4th पोजीशन पे आ गया। सही है। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली था, अब इस कार्बन ने क्या किया? सिस्टीन के S के साथ कॉन्जुगेट कर लिया। S की एक वैलेंसी खाली थी और कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली थी, तो अब ये ड्रग क्या होगा? ये ड्रग इस ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट हो गई। सही है। आप पूरा ग्लूटाथायोन का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, आप क्या शो करेंगे? आप शो करेंगे आप इस पूरे स्ट्रक्चर की जगह क्या शो कर सकते हैं? SG शो कर सकते हैं। सही है। यानी कि सल्फर के साथ वो कॉन्जुगेट, सल्फर को यूज करते हुए वो ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेट करता है, और G क्या है? ग्लूटाथायोन। और आपको OH 4th पोजीशन पे तो लाजमी शो करना है। ये दो चीजें आपको लाजमी शो करनी है जब आप ग्लूटाथायोन के साथ रिएक्शन शो करवा रहे होंगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम्पल आ गई,
ब्रोमोबेंजीन। सही है। अब ब्रोमोबेंजीन है तो आप सबसे पहले इसको फेज 1 रिएक्शन में लेके जाएंगे। फेज 1 रिएक्शन में क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये R सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये एरोमेटिक रिंग है तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब इसके पैरा पे ऑक्सीडेशन हुई तो पैरा पे ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन ऑक्साइड बन गया, यानी कि एरीन ऑक्साइड बन गया, 4 ब्रोमोबेंजीन ऑक्साइड बन गया। और हमने बात की कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एरीन ऑक्साइड हो, कार्बोकेटायन हो, तो वो ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट करता है। अब जब वो ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट करता है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जब वो ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, ग्लूटाथायोन जो है वो क्या कहते हैं अपने H को किसके पास डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन के पास डोनेट कर देगा। अब ऑक्सीजन अभी किस पोजीशन पे मौजूद है, ये जो थर्ड वाला बॉन्ड 1 2 3 थर्ड वाला जो बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का वो ब्रेक हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन होगा ये हमारे पास क्या होगा, S से बाइंड हो जाएगा, OH फॉर्म हो जाएगा और बाकी जो S बचेगा G के साथ जो लगा हुआ है वो हमारे पास दूसरे वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे आप Sg शो कर देंगे और यहाँ पे आप OH शो कर देंगे। लेकिन अभी भी ये जो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बना है ये हमारे पास क्या होगा, ये भी अभी भी जो है वो क्या कहते हैं, अभी भी एक हार्मफुल सब्सटेंस है, ये फर्दर कॉन्जुगेशन में जाएगा। सही है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे एसिटाइल ट्रांसफरेज की और किसकी बात करेंगे, और बात करेंगे अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे एसिटाइलेशन की। अभी तक हमने ग्लूटाथायोन की बात कर ली, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन की बात कर ली, फिर हमने बात की किसकी बात की, ग्लूकोयोनिक एसिड कॉन्जुगेशन, सल्फेशन, ये 3 हमने बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे एसिटाइल मिथाइल कॉन्जुगेशन की। अब ऐसी ड्रग्स जिनमें हमारे पास ये सारे फंक्शन ग्रुप हों, NH2 मौजूद हो, एलिफेटिक NH2 हो, OH हो या SH हो, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, वो सब ड्रग एसिटाइल के साथ कॉन्जुगेट करेंगी। लेकिन एसिटाइल ग्रुप अलोन प्रेजेंट नहीं होता, वो एसिटाइल कोए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एसिटाइल कोए उसका कैरियर होता है। सही है। अब एसिटाइल कोए में से जो कोए हमें निकालना है, ये वाला जो हम निकालते हैं एसिटाइल ग्रुप जो निकालते हैं, सॉरी, वो किस एंजाइम के जरिए होता है, एसिटाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है जो कि एसिटाइल कोए से इस एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करके हमारे पास क्या करता है, इन ग्रुप्स के पास जो है वो लेके जाता है। और इन ग्रुप में सबके पास क्या है, NH2 2 हाइड्रोजन मौजूद है, इसके पास 1 हाइड्रोजन मौजूद है, इसके पास 1 हाइड्रोजन मौजूद है। इन 2 हाइड्रोजन वाले से 1 हाइड्रोजन निकलेगा, एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा। इस तरह से 1 हाइड्रोजन वाले के पास हाइड्रोजन निकलेगा, OH का H निकल के एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, SH का H निकल के एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एसिटाइल ग्रुप को हम डोनेट करते हैं COO बॉन्ड CH3, ये हमारे पास एसिटाइल ग्रुप है। ये एसिटाइल ग्रुप किस में मौजूद था, एसिटाइल कोए में मौजूद था जो इसका कैरियर था। अब जब कोई भी ड्रग आई वो जो है वो एसिटाइलेशन की तरफ जानी थी तो उसने एसिटाइल कोए के साथ रिएक्ट किया। कौन सा एंजाइम उसमें इन्वॉल्व था, एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इन्वॉल्व था। एसिटाइल ट्रांसफरेज ने क्या किया, एसिटाइल ग्रुप को एसिटाइल कोए से रिमूव कर दिया और किसके पास भेज दिया, उस फंक्शन ग्रुप के पास भेज दिया। लेकिन फंक्शन ग्रुप में 2 हाइड्रोजन मौजूद थे तो इसने अपना 1 हाइड्रोजन लूज किया। अगर 1 हाइड्रोजन मौजूद था तो 1 हाइड्रोजन लूज कर दिया और एसिटाइल ग्रुप कार्बन इसके साथ जाके इसके साथ अटैच हो गया। COCH3 एसिटाइल ग्रुप होता है, वो अटैच हो गया इनके साथ। अब वो कौन कौन सी ड्रग हैं जो एसिटाइलेशन की तरफ जा सकती हैं, सल्फर ड्रग्स, ऐसी ड्रग जिसमें हमारे पास NH2 मौजूद हो, ऐसी ड्रग जिसमें हमारे पास OH मौजूद हो, आइसोनियाजेट जिसके पास हमारे पास SH मौजूद हो, वो सब जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एसिटाइलेशन की तरफ जा सकती हैं। और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है एसिटाइलेशन के लिए, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिटाइलेशन के लिए। सही है। अब अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे हमारे पास क्या आएगा, आगे हमारे पास एसिटाइलेशन के बाद हमारे पास कौन सा वो आता है, जैसे कि हमारे पास ये सल्फानिलामाइड है, सल्फर ड्रग्स है। आप सल्फर ड्रग्स के लिए तो हमेशा याद रखने कि वो एसिटाइलेशन के प्रोसेस में जाएगी। सल्फर ड्रग है, सल्फर ड्रग के पास कौन सा हमारे पास मौजूद है, वो मौजूद है हमारे पास NH2 फंक्शन ग्रुप मौजूद है। सही है। अब क्या होगा, अब एरोमेटिक NH2 मौजूद है, AR-NH2 मौजूद है। सही है। अब क्या होगा, अब आपने ये ड्रग का स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे। सही है। और आपको पता है एसिटाइल कोए के साथ वो रिएक्ट करेगी। आप एसिटाइल कोए का स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं है तो आप सिर्फ एसिटाइल कोए के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं। उसको यहाँ पे स्ट्रक्चर की जगह आप लिख सकते हैं प्लस एसिटाइल कोए। सही है। आपने रिएक्टेंट्स को स्पेसिफाई कर दिया। कोई भी जब आप रिएक्शन बना रहे होंगे तो आप इसको इस तरह स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पे ड्रग लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, किस कैरियर के साथ रिएक्ट कर रही है उसका नाम लिखेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन पर्टिकुलर रिएक्शन के अकॉर्डिंगली। फिर आप एरो ड्रॉ करेंगे,
एरो ड्रॉ करने के बाद उस एंजाइम का नाम लिखेंगे जो उसको ट्रांसफर करवा रहा है। यहाँ पे हम एसिटाइलेशन करवा रहे हैं तो एसिटाइलेशन में कैरियर कौन होता है, एसिटाइल कोई, इसलिए यहाँ पे एसिटाइल कोई लिखा हुआ है। एसिटाइल कोई का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, उस ड्रग का आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, वहाँ पे गिवन होगा तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। एरो डालेंगे, उस एंजाइम का नाम लिखेंगे और उस एंजाइम का नाम लिखने के बाद जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, इस एसिटाइल कोई से इस एसिटाइल ग्रुप को कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, NH2 के पास ट्रांसफर कर रहा है। सही, अब NH2 का एक H निकलेगा, ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये N इसके साथ एड अप हो जाएगा। सही है, और बाकी हमारे पास क्या होगा, ये जो H निकल के गया है ये एसिटाइल जो को ए है उसके साथ जाके जो S है उसके साथ एड अप हो जाएगा और हमारे पास एंड में क्या मिल जाएगा, को ए SH मिल जाएगा। और हमारे पास कौन सी ड्रग बन जाएगी, N पे एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ तो N एसिटाइल सल्फानिलमाइड। सही है, तो इस तरह से आप रिएक्शन को शो करेंगे हर एक पर्टिकुलर कॉन्जुगेशन में। सही है, अब हम बात करेंगे मिथाइल ग्रुप की। मिथाइलेशन में क्या होगा, मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। मिथाइल ग्रुप किस किस में ऐड हो सकता है, ऐसी ड्रग जिसमें OH ग्रुप मौजूद है, ऐसी ड्रग जिसमें NH2 ग्रुप मौजूद है, ऐसी ड्रग जिनमें हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन मौजूद है, वो सब मिथाइलेशन की तरफ जा सकती है। मिथाइलेशन में कौन सा कैरियर होता है, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज या फिर वहाँ पे जो कैरियर होता है वो कौन होता है, वो हमारे पास जो है वो एस एडिनोसाइल जो है वो मिथायोनिन होता है। और एंजाइम कौन होता है, एंजाइम जो है वो कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज वहाँ पे एंजाइम होता है। सही है, और हमारे पास क्या कहते हैं, इसको हम मिथाइल ट्रांसफरेज भी कहते हैं। जैसे कि ऐसी ड्रग जिसमें हमारे पास OH ग्रुप मौजूद है, ये देखें नॉन एपिनेफ्रीन मौजूद है। नॉन एपिनेफ्रीन जब हमारे पास, नॉन एपिनेफ्रीन का तो हमें वैसे भी पता है कि जब वो दो एंजाइम होते हैं जो उसकी जो है वो ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक हमारे पास जो है वो कौन होता है, एक हमारे पास होता है मोनोमाइन ऑक्सीडेज और एक हमारे पास कौन होता है, एक हमारे पास है कैटिकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज। कैटिकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन की पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करवाएगा। और यहाँ पर कौन सा कैरियर होगा, यहाँ पे कैरियर होगा SAM यहाँ पे कोफैक्टर होता है। और एंजाइम कौन सा होता है, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, इस SAM से मिथाइल ग्रुप को निकाल कर कहाँ ट्रेवल करवाएगा, ऑक्सीजन की जगह पे लगाएगा। बिल्कुल यही काम होगा, ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन को लूज कर देगा और हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप होगा, सही है, CH3 ग्रुप होगा, वो हमारे पास यहाँ पे एड अप हो जाएगा। सही है, ये हमने यहाँ पे बात कर ली। इस तरह से ही हमारे पास रिएक्शन को हम प्रेडिक्ट करेंगे यहाँ पे। सही है, मिथाइलेशन की भी हमने बात कर ली। मिथाइलेशन के बाद हमारे पास बिल्कुल इस तरह से ये एल डोपा है। एल डोपा में आपके पास क्या मौजूद है, OH मौजूद है, ये OH मौजूद है, ये OH मौजूद है। सही है, अब क्या होगा, एस एडिनोसाइल मिथायोनिन है यहाँ पे। सही है, यहाँ पे हमारे पास कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ये कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम के तौर पे काम कर रहा है। ये एस एडिनोसाइल मिथायोनिन से मिथायोनिन ग्रुप को रिमूव करके किसके पास भेज रहा है, इस OH के पास भेजा है। इस OH का H निकलेगा और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा CH3, तो क्या बन जाएगा 1 2 3 मिथाइल एल डोपा, लीवोडोपा में कन्वर्ट हो गया। सही है, मिथाइलेशन इस तरह से होती है। तो आपको कैरियर, आपको कोफैक्टर या कैरियर की बात कर लें, एंजाइम, ड्रग के अंदर कौन सा फंक्शन ग्रुप मौजूद है, कौन सा जो है वो उसमें रिएक्शन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सही है, अच्छा यहाँ पे तो हमने हर रिएक्शन को अलग अलग डिस्कस किया। अब जब आपके पास कोई भी ड्रग आएगी तो हमने पीछे क्या पढ़ा, एक फंक्शन ग्रुप में बहुत सारी कॉन्जुगेशन हो सकती है, तो जो जो पॉसिबल कॉन्जुगेशन वहाँ पे हो सकती है आप वो जो है वो ब्रैकेट में वहाँ पे लिख देंगे। अब जैसे इस OH को अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पे सिर्फ मैंने मिथाइलेशन के रिस्पेक्ट से यहाँ पे डिस्कस किया। वहाँ पे जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ मिथाइलेशन के रिस्पेक्ट से डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पे आप क्या बताएंगे, ये OH सल्फेट के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकता है, ग्लूकोन के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकता है, मिथाइल के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकता है, एसिटाइल के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकता है। ये सब आप पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे कि यहाँ इस तरह कॉन्जुगेशन जो है वो हो सकती है, इस तरह से आप बता सकते हैं, इस तरह से। सही है, ये आप जो है वो यहाँ पे बताएंगे जब आपके पास क्वेश्चन आएगा। सही है, अब हमारे पास लास्ट जो कॉन्जुगेशन है अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामेट कॉन्जुगेशन। हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन भी हो सकती है हमारे पास ड्रग के साथ। ऐसी ड्रग्स जिनमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप मौजूद है वो हमारे पास
अमाइनो एसिड के साथ जाके कॉन्जुगेट करेंगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है बेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड का ही हमने डिस्कस किया था कि वो ग्लूकोरोन के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकती है। फिर हमने बेंजोइक एसिड को डिस्कस किया कि वो अब ग्लाइसिन और ग्लूटामेट के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकती है। आगे दोनों चीज़ें सही है। सैलिसाइलिक एसिड था, सैलिसाइलिक एसिड में सिर्फ OH है। अब सैलिसाइलिक एसिड किस किस के साथ कॉन्जुगेट करेगी? सैलिसाइलिक एसिड कॉन्जुगेट कर सकती है हमारे पास ये सैलिसाइलिक एसिड में क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा हुआ होगा। सैलिसाइलिक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो ग्लूकोरोनाइड के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकता है, वो अमाइनस के साथ कॉन्जुगेट कर सकता है। और सैलिसाइलिक एसिड का जो OH होगा वो किसके साथ कॉन्जुगेट करेगा, वो हमारे पास एसिटाइल के साथ भी कर सकता है, वो हमारे पास मिथाइल के साथ भी कर सकता है, वो हमारे पास ग्लूकोरोनाइड के साथ भी कर सकता है, वो सल्फेट के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकता है। तो आप पॉसिबल कॉन्जुगेशन बताएंगे। अब जैसे बेंजोइक एसिड यहाँ पे है, तो बेंजोइक एसिड में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो अमाइनो एसिड्स हैं, यहाँ पे ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है और ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास हमने बात की थी कि यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, वो होता है ग्लाइसिन और ग्लूटामेट एंड एसाइल ट्रांसफरेज। सही है, दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो बेंजोइक एसिड है उसकी जो है थोड़ी बहुत पहले वो एसाइल में कन्वर्ट होता है। हमारे पास अगर आप एंजाइम का नाम देखें तो एंजाइम क्या है, एन एसाइल ट्रांसफरेज। सही है। जब हमारे पास जो ग्लाइसिन और ग्लूटामेट की कॉन्जुगेशन होती है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारे पास ड्रग मॉलिक्यूल में एसाइल ग्रुप की एडिशन होती है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ड्रग मॉलिक्यूल देखें तो इसमें भी सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, इसमें कोई एसाइल ग्रुप मौजूद नहीं है। अब इसमें कौन सा मॉलिक्यूल ऐड होगा, ये पहले जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है किसमें कन्वर्ट होगा, ये हमारे पास एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। एसाइल ग्रुप क्या होता है, C+O के C+O मौजूद हो और सिर्फ उसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो, ये एसाइल ग्रुप कहलाएगा। सही है कि उसमें एसाइल ग्रुप मौजूद हो। पहले ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। अब इसकी कन्वर्जन किस तरह से होगी एसाइल ग्रुप में, हमारे पास बॉडी में सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एसिटाइल को ए आएगा। एसिटाइल को ए क्या करेगा, एसिटाइल को ए हमारे पास मॉलिक्यूल से जो है वो इस कार्बोक्सिलिक स्ट्रक्चर को रिमूव करवा देगा। पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिमूव हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव होने की वजह से सिर्फ जो CoASCO होगा इसके पास। देखें भाई, एसिटाइल को ए में क्या है, CH3 COO को ASH। सही है, ये हमारे पास एसिटाइल ग्रुप है। सही है, और हमारी ड्रग का स्ट्रक्चर क्या है, ये बेंजोइक एसिड है। अब हमने बात की कि हमारे पास ग्लाइसिन और ग्लूटामेट कॉन्जुगेशन होने के लिए सबसे पहले एसाइलेशन होना जरूरी है, क्योंकि एंजाइम का नाम क्या है, ग्लाइसिन और ग्लूटामेट एन एसाइल ट्रांसफरेज। अब इस ड्रग में एसाइल ग्रुप तो मौजूद ही नहीं है, तो ट्रांसफर कैसे होगा, ग्रुप नहीं हो सकता। तो पहले ये ड्रग एसाइलेट करेगी, कन्वर्ट होगी। कन्वर्ट किस तरह से होगी, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये हमारे पास रिमूव होगा। रिमूव होने के बाद यहाँ पे एसाइल ग्रुप आएगा। अब एसाइल ग्रुप कहाँ से आएगा, एसाइल ग्रुप आएगा हमारे पास एसिटाइल को ए से। अगर आप एसिटाइल को ए के स्ट्रक्चर को देखें तो हमने बात की सिर्फ एसाइल ग्रुप क्या होता है, C+O। सही है, सिर्फ ये एसाइल ग्रुप होता है। तो अब क्या होगा, को ए एस और CO जो है वो अलग हो जाएंगे और CH3 यहाँ से अलग हो जाएगा। सही है। अब क्या होगा, जो सिर्फ ये CoASH है, CoAS और COO जो है जिसके पास एसाइल ग्रुप है, वो पूरा का पूरा जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह यहाँ पे लग जाएगा। आप ये देख रहे हैं, ये COOS को ए ये पूरा यहाँ आ गया और यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल गया। लेकिन एसिटाइल को ए के पास मिथाइल ग्रुप भी था। अभी मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजोइक एसिड से निकला है वो मिथाइल ग्रुप के साथ ऐड हो जाएगा और वो क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा। और इसमें हमारे पास कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, एसाइल को ए सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल कर एसाइलेशन हो रही है उस बेंजोइक एसिड की। सही है, एसाइलेशन हो रही है। बेंजोइक एसिड था तो उसमें क्या लग गया, एसाइल लगे तो किसमें बनेगा, बेंजाइल को ए। और अब इसके पास क्या अटैच है, इसके पास अभी एसाइल के साथ को ए अटैच है, तो हम क्या करें, बेंजोइल को ए। और इस रिएक्शन में हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है, एसाइल को ए सिंथेटेस। और ये एनर्जी डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसमें एक ATP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है और एक पायरोफॉस्फेट हमारे पास दे देता है। यानी कि हमने बात की कौन सी ऐसी ड्रग जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है वो डायरेक्टली हमारे पास अमीनो एसिड और कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकती, पहले उसकी एसाइलेशन होगी। एसाइलेशन होने के लिए कैरियर कौन आएगा, एसिटाइल को ए आएगा। और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, एसाइल को ए सिंथेसेज इन्वॉल्व होगा। एसाइल को ए सिंथेसेज क्या करेगा, इस जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास ऐसी ड्रग जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है उसको रिमूव करवा देगा। अपना एसाइल फंक्शनल ग्रुप को जो को ए एस
C डबल बॉन्ड O को यहाँ पे ट्रांसफर करवा देगा, सही है। ये केस में बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड बेंजोइल कोए में कन्वर्ट हो गया, एसाइल ग्रुप आ गया इसके ऊपर, अब देखें, और कोई अटैच है, सही है। और यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक एसिड निकला था वो एसिटाइल कोए के CH3 के साथ मिलकर इसने एसिटिक एसिड बना लिया और एंजाइम ये इन्वॉल्व था। अब ये ड्रग अपनी एसाइल स्टेट में आ गई, अब ये जा सकती है ग्लाइसिन या ग्लूटामेट के साथ कॉन्जुगेट करके। क्यों? क्योंकि एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम है एसाइल कोए ग्लाइसिन एन एसाइल ट्रांसफरेज, सही है। अब क्या होगा, क्योंकि एंजाइम क्या करे, एंजाइम सिर्फ एसाइल वाले फंक्शन ग्रुप को ही ग्लाइसिन ट्रांसफर कर सकता है, वो जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शन को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए पहले इस ड्रग को एसाइल में कन्वर्ट होना पड़ा, सही है। अब क्या होगा, ग्लाइसिन, अब क्या होगा, अब कॉन्जुगेशन होगी, अब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अभी हमारे पास एसाइल फंक्शनल ग्रुप है, अब क्या होगा, यहाँ पे ग्लाइसिन अमाइनो एसिड आएगा, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड क्या करेगा, यहाँ पे ग्लाइसिन अमाइनो एसिड एज कैरियर के तौर पे बिहेव कर रहा है। अब क्या होगा, एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, ग्लाइसिन एन एसाइल ट्रांसफरेज। ग्लाइसिन एन एसाइल ट्रांसफरेज का मतलब ये है कि ग्लाइसिन जो है वो उसका जो NH2 होगा, नाइट्रोजन वाला पार्ट होगा, वो क्या करेगा, वो जाके इस एसाइल वाले फंक्शन ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट बना लेगा, और बाकी जो मॉलिक्यूल में से को ए है, बेसिकली को ए एस जो है वो अलग हो जाएगा और को ए एस जो है वो अलग हो जाएगा, और वो सिस्टम से जो है वो हाइड्रोजन को गेन करके को ए एस एच बना लेगा वापस से, और इसके नतीजे में हमारे पास ड्रग जो है वो हमारे पास कॉन्जुगेट हो जाएगी हमारी ग्लाइसिन से, सही है। अब हम इसको ग्लाइसिन एन एसाइल ट्रांसफरेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्लाइसिन में से जो एन वाला पार्ट हो रहा है वो हमारे पास एसाइल ग्रुप के पास ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ग्लाइसिन एन एसाइल ट्रांसफरेज। यानी कि हमने बात की कोई भी ड्रग जब ग्लाइसिन और ग्लूटामेट के साथ कॉन्जुगेट करेगी तो पहले उसको एसाइलेट होना पड़ेगा, एसाइलेट होने के लिए उसको ये प्रोसीजर में जाना पड़ेगा, और जब वो एसाइलेट हो जाएगी तो फिर वो जाके ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेट करेगी, सही है। क्योंकि जो ग्लाइसिन का एंजाइम है वो एसाइल ग्रुप पे ही ट्रांसफर करवा सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे ट्रांसफर नहीं करवा सकता, सही है। तो आपको ये वाला रिएक्शन लाजमी याद होना चाहिए पूरा एज इट इज, आप इसको कॉपी करके याद करेंगे, सही है। और ब्रोमोबेंजीन वाले की भी प्रैक्टिस सही से कीजिएगा, सही है। अच्छा जी, आगे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास हमने जो है वो फेज 2 मेटाबॉलिज्म के सारे जो है वो रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने ग्लूटाथायोन, ग्लाइसिन, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, सल्फेशन सबको डिस्कस कर लिया। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि आप जो है वो पैरासीटामोल की फेज 1 और फेज 2 मेटाबॉलिज्म को प्रेडिक्ट करके बताएं, तो जल्दी से अगर हम इसको देख लें हम सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अगर हम पैरासीटामोल को देखें तो पैरासीटामोल में हमारे पास फेज 1 रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किस पे होती है, ईस्टर में होती है और अमाइड में होती है, सही है। और हमारे पास रिडक्शन किस किस में होती है, कीटोन, सही है, एल्डिहाइड और नाइट्रो, एजो और नाइट्रोसो में होती है, सही है। और ऑक्सीडेशन किस में होती है, एरोमेटिक रिंग में, ओलिफेनिक में, सही है, बेंजाइल में, एलाइलिक कार्बन में, इसके अलावा हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग सिस्टम में, ऑक्सीजन कार्बन कंटेनिंग सिस्टम और सल्फर कंटेनिंग सिस्टम। अब आप देखें इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप मौजूद हैं। फेज 1 रिएक्शन पे आपने सारी जगह फंक्शन लिख लिए, अब इसमें आपके पास क्या मौजूद है, इसके बाद आपके पास जो है वो कीटोन फंक्शन ग्रुप मौजूद है, लेकिन ये कीटोन नहीं है, ये अमाइड फंक्शन ग्रुप मौजूद है, सही है। अब अमाइड की क्या हो सकती है, अमाइड की यहाँ पे जो है वो हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, सही है। पहले आपने ये मालूम कर लिया कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी होगी। सेकंड वाली बात आप देखें तो यहाँ पे पास कार्बन नाइट्रोजन सिस्टम मौजूद है, तो कार्बन नाइट्रोजन सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है वो ये जो हमारे पास हेटेरोएटम है इसकी क्या होगी, इसकी जो है वो हाइड्रो ऑक्सीलेशन हो जाएगी। हेटेरोएटम की जब हाइड्रो ऑक्सीलेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन, सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बन नाइट्रोजन, और जो है ना क्या कहते हैं हमारे पास ये OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, सही है। तो जब यहाँ पे इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी तो नाइट्रोजन का जो H होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ जो है वो ऐड हो जाएगा, ये वाटर बना लेगा, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब नाइट्रोजन की इक्विवेलेंसी खाली हुई तो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान क्या आ गया, एक जो है वो डबल जो है वो यहाँ पे बॉन्ड अटैच हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन और कार्बन के पास यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच हो गया। अगर हम इस रिएक्शन को और ज़्यादा खोल के देखें तो ये हमारे पास ये था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो
OH ग्रुप अटैच, O ग्रुप अटैच हो गया इसके साथ। हाइड्रोक्सिलेशन यार इसी तरह होती है ना ऑक्सीडेशन, हमारे पास ये हमारे पास हेटेरो एटम की ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो गया। ऑक्सीजन अटैच होने के बाद क्या होगा, अब ये नाइट्रोजन अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, इस OH ग्रुप को रिमूव करेगा। अब जब ये OH ग्रुप रिमूव होगा तो ये वाले O का ये हाइड्रोजन लेके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब ये वाले O का हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी मेंटेन करने के लिए ये वाले बॉन्ड को तोड़कर डबल बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ से। अब जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड यूं शो हो रहा है, सही, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन ये जो मेटाबोलाइट बनता है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और ये हमारे पास लिवर नेक्रोसिस करवा सकता है। अच्छा, अब इस अगर आप देखें तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास ऑक्साइड, सही है, ये बन गया आपके पास ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया। तो हमारे पास हमने बात की थी जो भी एरोमेटिक ऑक्साइड वाले होंगे वो किसके साथ कॉन्जुगेट करेंगे, ग्लूटाथाइन के साथ कॉन्जुगेट करेंगे। अब जब इसकी ग्लूटाथाइन के साथ कॉन्जुगेशन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके हमारे पास GSH ऐड होगा, सही है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है वो H जो है वो इसके पास जाएगा ऑक्सीजन के पास, सही है, ये OH बना लेगा, सही है, और GS का ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड वापस से फॉर्म हो जाएगा, सही है। हमने बात कर ली थी जैसे हमने ब्रोमोबेंजीन में डिस्कस किया था, तो एक हमने कॉन्जुगेशन प्रेडिक्ट कर ली। अब देखेंगे इसके पास क्या मौजूद है, इसके पास जो है वो OH मौजूद है। OH हमें पता है ग्लूकोरोनाइड के साथ कॉन्जुगेट करेगा, तो हमने यहाँ पे ग्लूकोरोनाइड शो कर दिया, सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट, सल्फेट कॉन्जुगेशन शो कर दी। तो इस तरह से आप फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंगली आप प्रेडिक्ट करेंगे कौन सी जगह कौन सी कॉन्जुगेशन होगी और कौन सी जगह कौन सी मेटाबॉलिज्म होगी। बिल्कुल इसी तरह से आप इस तरह से शो कर सकते हैं यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने बात की थी कि फेज 1 मेटाबॉलिज्म में हमारे पास हमने धक्के बात की थी ना कि हमारे पास बहुत सी ऐसी ड्रग होती है जो मेटाबॉलिज्म में जाती हैं तो वो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाती हैं, बहुत सी ऐसी ड्रग होती हैं जो इनएक्टिव नहीं होती, वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती हैं, बहुत सी ऐसी ड्रग होती हैं जो टॉक्सिक कंपाउंड बना लेती हैं, बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती हैं जिनकी जो एक्टिविटी होती है वो पेरेंट कंपाउंड से डिफरेंट होती है। अब वो यहाँ पे सारी एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है, सही है। फिनोल के पास क्या मौजूद है, OH मौजूद है। अब OH जो है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे उन्होंने रिएक्शन शो किया हुआ है कि फिनोल जब हमारे पास फेज 2 रिएक्शन में जाएगा तो वो अपने इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हमने बात की बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इनएक्टिव होती हैं, तो उन्होंने कॉन्जुगेशन के बाद जो इनएक्टिव होती है उनकी एग्जाम्पल दी हुई है। अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं OH है, OH सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट करें, कौन सा कैरियर मौजूद है, कौन सा एंजाइम मौजूद है, हम पहले पढ़ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से होती है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जब वो हमारे पास फेज 1 मेटाबॉलिज्म में जाती हैं, जब वो वहाँ से मेटाबोलाइज होती हैं तो जो वो अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती हैं तो उनके मेटाबोलाइट्स की जो एक्टिविटी होती है वो सिमिलर टू द पेरेंट कंपाउंड होती है, सिर्फ वहाँ पे फर्क क्या होता है उनकी पोटेंसी में, उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में। फॉर एग्जाम्पल सिडेटिव ये जो प्रॉपर्टी होती है सिडेटिव एंजियोलाइटिक हिप्नोटिक ड्रग एग्जिबिट करती हैं। जैसे कि हमारे पास डायज़ेपाम की बात करें तो डायज़ेपाम एक सस्टेन रिलीज एंजियोलाइटिक ड्रग है। अब डायज़ेपाम में अगर हम देखें तो डायज़ेपाम में हमारे पास क्या मौजूद है, डायज़ेपाम में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है वो कौन मौजूद है, वो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास हेटेरो एटम मौजूद है। हेटेरो एटम कौन मौजूद है, यहाँ पे हेटेरो एटम जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है, सही है। अब जब इसकी हेटेरो एटम की अल्फा कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, ये हेटेरो एटम मौजूद है, इस अल्फा कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई तो हमारे पास वो क्या बन गया, वो टेनिजीपाम बन गया। टेनिजीपाम का शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, इससे इसका सस्टेन था, और वो फिर वापस से उसकी एन डी मिथाइलेशन हुई, नाइट्रोजन पे इसका मिथाइल ग्रुप रिमूव हो गया तो क्या बन गया, ऑक्सीजीपाम बन गया। ऑक्सीजीपाम इसका और ज़्यादा शॉर्टर ड्यूरेशन में जाता है। तो हमने बाकी कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जब वो मेटाबॉलिज्म में जाती है फेज 1 पे तो वो अपने ऐसे मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, जिनकी पोटेंसी जो है वो ड्यूरेशन में फ़र्क आ जाता है। और बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसमें से एक ड्रग जो है वो इप्रानोजाइड है। इप्रानोजाइड एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, जब वो मेटाबॉलिज्म में जाएगी तो हमारे पास वो जब मेटाबोलाइट होगी, जैसे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप मौजूद है। नाइट्रोजन ग्रुप में अब क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनल पे हमारे पास नाइट्रोजन के जो कार्बन मौजूद है वो बीच में मौजूद है, और जब कोई भी कार्बन नाइट्रोजन के साथ बीच में मौजूद है तो वहाँ पे उसकी डी एल्काइलेशन होती है, हमने पढ़ा था ना। अब जब डी एल्काइलेशन होगी तो एक कार्बन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CONH2। तो बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जब वो मेटाबॉलिज्म में जाती हैं तो वो अपने ऐसे मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं जो जिसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। जैसे हमने सल्फोनामाइड की बात की थी ना कि वो एंटी डायबिटिक और डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाता है, वो होता तो एंटी
एंटीबायोटिक है। इसी तरह से बिल्कुल आइप्रोनाजाइड जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, जब वो मेटाबॉलिज्म में जाती है तो वो आइसोनियाजिड में कन्वर्ट होती है। अब आइसोनियाजिड तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस, और बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसमें से एक एग्जांपल दी हुई है फिनेसिडिन की। फिनेसिडिन के पास अगर आप देखें तो फिनेसिडिन के पास क्या मौजूद है, नाइट्रोजन के साथ एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, सही है। अब फिनेसिडिन की क्या हो सकती है, फिनेसिडिन की हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन हो सकती है क्योंकि हेटेरो एटम है, या तो उसके साथ ये जो है वो एन डी एल्काइलेशन भी हो सकती है। अब इसकी एन हाइड्रोक्सिलेशन हुई तो हमारे पास क्या बन गया, टॉक्सिक कंपाउंड बन गया। बिल्कुल इसी तरह से जब इसकी डी एल्काइलेशन हुई तो ये भी टॉक्सिक कंपाउंड बन गया। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास फेज 1 मेटाबॉलिज्म में कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जो टॉक्सिक कंपाउंड बना देती हैं, कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जो हमारे पास क्या कहते हैं इनएक्टिव हो जाती हैं, कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जिनकी एक्टिविटी सिमिलर होती है लेकिन उनकी पोटेंशियल और ड्यूरेशन में फर्क आता है, और कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जिनकी एक्टिविटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल रख के बता दिया। यहाँ पे आके हमारा मेटाबॉलिज्म का सारा चैप्टर जो वो खत्म होता है। आगे आपके पास जो है वो ये फैक्टर्स हैं कि वो कौन कौन से डिजीज मेटाबॉलिज्म कौन कौन से फैक्टर्स जो वो अफेक्ट करते हैं, जिसमें आपका डिजीज फैक्टर्स हैं। तो ये बहुत आसान है कि जब कोई भी डिजीज होता है तो लिवर की मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो सकती है, मेटाबॉलिज्म इंपेयर हो सकती है। जब कोई भी मेटाबॉलिज्म इंपेयर होगी तो ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगी। जैसे लिवर डिजीज दिए हुए सिरोसिस, अल्कोहलिक लिवर, जॉइंटिस, कार्सिनोमा, जब ये होगा तो हमारे पास क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे भी फर्क आएगा, लिवर की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जब लिवर की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा क्योंकि लिवर में मेटाबोलाइजिंग एंजाइम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो सकती है, या डिक्रीज होने की वजह से मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पाएगी, और जब मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पाएगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो ड्रग एक्यूमुलेट करेगी और टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। और या तो बॉडी में कोई और कोमोर्बिडिटी जैसे कार्डियक फेलियर है तो लिवर के पास ब्लड सही से नहीं पहुंच पाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि एंजाइम इनहिबिट हो जाए, या एंजाइम का लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाए, एंजाइम का लेवल हद से ज़्यादा कम हो जाता है। एंजाइम का लेवल हद से ज़्यादा कम होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी, जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो क्या होगा, ड्रग जो है एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगी, और जब ड्रग एक्यूमुलेट करेगी तो हद से ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और एडवर्स इफेक्ट आएंगे, सही है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोनल डिजीज होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, वो एंजाइम एक्टिविटी ऑफ द लिवर को भी बढ़ा सकते हैं। ये सारे उन्होंने इफेक्ट दिए हुए हैं, जैसे स्पीशी इफेक्ट, फार्माकोजेनेटिक वेरिएशन आती है कि बहुत सी ऐसी हमारे पास पॉपुलेशन होती हैं जो एक पैनाडोल खा के उनका सर का दर्द सही हो जाता है। बहुत सी ऐसी हमारे पास पॉपुलेशन होती है जिसमें 2 पैनाडोल खाने के बाद सर का दर्द सही होता है। बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन जिसमें पैनाडोल की वजह से सर का दर्द सही नहीं होता, सही है। और बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन होती है जो नॉर्मल से कम डोज पर उनका सर का दर्द सही हो जाता है। तो ये जेनेटिक वेरिएशन आती है। तो इस स्पीशी डिफरेंसेस में आप ये बात करेंगे कि बहुत से एक ही हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होती है, जो जीन्स मेटाबोलाइजिंग एंजाइम बना रही होती है उनमें म्यूटेशन आने की वजह से, चेंजेस आने की वजह से मेटाबोलाइजिंग एंजाइम में चेंज आया, तो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम में चेंज आने की वजह से फार्माकोजेनेटिक वेरिएशन आती है कि एक बंदा जो पैनाडोल से सही होता है उसके दूसरे घर में उस बंदे को पैनाडोल रास नहीं आ रही होगी, तो ये स्पीशी वेरिएशन आती है। जेनेटिक वेरिएशन में हमने बात कर ली, एनिमल की एज के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोई इतने मसले की बात नहीं है कि न्यू बॉर्न, अगर एज की जरिए बात करें तो न्यू बॉर्न बेबीज होंगे उनका मेटाबॉलिज्म रेट स्लोअर होगा। क्यों स्लोअर होगा, क्योंकि उनके अंदर अभी एंजाइम सही से नहीं बने होंगे, सही है। तो उनमें हम कुछ ड्रग्स नहीं दे सकते, जैसे क्लोरोमाफेनिकोल नहीं दे सकते हम उनके अंदर हम सल्फोनामाइड नहीं दे सकते, उनके अंदर हम टेट्रासाइक्लिन नहीं दे सकते, क्योंकि उनके एंजाइम मेटाबोलाइजिंग के एंजाइम्स अभी नहीं बने, सही है। अच्छा ठीक, वो फुल मैच्योर जो होंगे बेसिकली वो हमारे पास सेकंड लाइफ पे होंगे। और जैसे कि अगर हम बात करें, जब हमारे पास कोई भी बंदा ओल्ड की तरफ जाता है तो उसके अंदर एजिंग का प्रोसेस आता है, और एजिंग के प्रोसेस आने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर एंजाइम कैपेसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल जेनेटिक वेरिएशन की हम बात डिस्कस कर चुके हैं। पॉलीमॉर्फिज्म होती है, पॉलीमॉर्फिज्म डिपेंड करती है उनके एंसेस्टर के ऊपर कि उनके एंसेस्टर क्या है, क्योंकि एंसेस्टर से ही जीन्स जो है वो ट्रांसफर होती हुई जाती हैं हमारे पास अपने पॉपुलेशन में। तो ये वाली बात हमने की थी कि या तो उनके अंदर एक्टिविटी नहीं होगी, या तो एक्टिविटी इनहेंस होगी, या तो हमारे पास उनकी जो मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर हमने बात की कि हमारे पास हार्मोन रिलेटेड अफेक्ट भी आना शुरू हो जाता है कि मेल के हार्मोन अलग हैं, फीमेल के हार्मोन अलग है। तो कुछ ड्रग्स मेल में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, कुछ ड्रग्स फीमेल में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, जैसे ईस्ट्रोजन वगैरह है और प्रोजेस्टेरॉन है। तो उसको अगर हम मेल में देंगे तो हमारे पास वो फीमेल वाला इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी, और अगर हम वुमेन्स में मेल ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वो मेल वाला इफेक्ट करना प्रोड्यूस कर देती हैं। तो हमारे पास इन्होंने दिया है कि प्रेगनेंसी के बोला हुआ है कि प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास जो है वो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम कैपेसिटी बढ़ जाती है, और जब कोई भी हार्मोनल इफेक्ट चेंज होता है, जैसे थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, अगर हाइपरथायराइडिज्म होगी तो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा और मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और कुछ ड्रग्स की जो हमारे पास एंजाइम, कुछ ड्रग्स की जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म होगी वो बढ़ जाएगी, जैसे डिजॉक्सिन की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है हाइपर थायराइडिज्म के अंदर,
सही है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास SAR और QSAR आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है जिसके जरिए हम ड्रग के डिफरेंट पैरामीटर्स को मालूम कर रहे होते हैं। यहाँ पे आके हमारा मेटाबॉलिज्म का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम अपने कोर्स को जो है वाइंड अप कर लिया है। होपफुली आपके पेपर अच्छे गुजरेंगे, पेपर अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। अच्छा सा पढ़िएगा और स्टे सेफ, स्टे होम। लेकिन स्टे होम तो नहीं दे सकते, अब तो जाना है। तो अल्लाह आपको बहुत बहुत कामयाब करे और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।